वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अगर हमने अपने आसपास किसी भी लड़के को अच्छा कॉम्प्लीमेंट देना हो जो कि अच्छा लग रहा हो तो हम उसको क्या कहते हैं? सोचें, ये कहते हैं कि ओहो बड़े हीरो लग रहे हो। और जब हम हीरो की बात करते हैं तो हीरो को लेके हमारे दिमाग में ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फ़ौरन से आ जाते हैं कि यार हीरो कैसा दिखता होगा। मतलब आजकल के तो माजरत के साथ सारे हीरोज़ बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, क्योंकि वही अच्छी सी बॉडी सबने बनाई हुई, लीन मसल वाली बॉडी बनाई हुई है, ठीक है। और उसके बाद जो दाढ़ी शाड़ी आपने देखा कि आजकल कैसे फैशन में इन है, तो एक कॉपी पेस्ट स्टाइल है जिस पे चिपका दिया जाए तो लगता है वो हीरो है। मतलब बुरा ना बनाएगा, लेकिन असल में जब हम हीरो का सोचते हैं यार हीरो, अगर हम हॉलीवुड में अभी भी टॉम क्रूज़ को हीरो मानते तो अभी भी हमारे ऐसे हीरोज़ हैं जो आज भी हीरो हैं, और वो वाकई हीरो इसलिए थे क्योंकि वो डिफरेंट लगते थे। आज मैं जिस हीरो के वाले से बात करने जा रही हूँ और आज जो हीरो हमारे मेहमान हैं, 90 की दिहाई में जब वो आए थे तो बिल्कुल ऐसा लगा कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में एक ताज़ा हवा का खूबसूरत सा झोंका आया है। फिल्म एक्ट्रेसेस को, जो ख़वातीन थी, उनको इन्होंने कॉम्प्लेक्स में डाल दिया। वो इस वजह से क्योंकि उनके अपने नैन-नकुश जो थे वो बड़े ज़बरदस्त, बड़े खूबसूरत थे। और अक्सर मैंने सुना है कि जब ख़वातीन के साथ काम करती थी तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाती थी कि भाई ये तो बगैर मेकअप कितना खूबसूरत है, तो हमने इससे खूबसूरत कैसे लगना है। एक ऐसे एक्टर जो कि वक्त के साथ रुके नहीं, जो काम करते रहे और हर चीज़ में अपनी लाक आजमाई करते रहे और वो कामयाब भी होते रहे। उन्होंने मॉर्निंग शो भी किया है, 7 साल मॉर्निंग शो भी किया है, बड़ी स्क्रीन पे फिल्म्स की हैं, मॉर्निंग शो किया है, फिर अब ड्रामास किए हैं, और क्या ज़बरदस्त ड्रामास करें, रुक नहीं रहे। मतलब वो हर टाइम के साथ साथ अपने आप को चेंज करें और अडेप्टेबिलिटी अपने अंदर लेते आ रहे हैं। पाकिस्तान का वन ऑफ द मोस्ट, और मैं कहूँ कि मेरे शो में हमने तो वैसे तो बड़े हीरोज़ के इंटरव्यूज़ किए हैं, लेकिन अगर मैं फिल्म्स के हवाले से बात करूँ तो जो वाहिद हीरो जिसके साथ इतने अरसे बाद मेरा पहला शो एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जिसमें हीरो के साथ शो करने जा रही हूँ, तो भाई अब इनकी शान में अगर मैं पूरा दिन में लगा दूँ, जो उन्होंने जितनी इनकी खिदमात है, जितना उन्होंने सर्व किया है पाकिस्तान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, तो वक्त काफ़ी उसके लिए मेरे पास मुख्तसर है। तो क्यों ना हम बहुत ही प्यार से, बहुत ही अदब से वेलकम करें आपके हमारे बहुत ही प्यारे बाबर अली को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल मिजाज बखैर, बिल्कुल। ये कि कितनी एक हम आते साथ ही डिस्कस करते भी जैसे कि भैया आपके तो मेरे कपड़े बिल्कुल मैच कर गए। कोई हमारे इसमें प्लानिंग नहीं थी, वो अल्लाह की तरफ से। भैया आप हम डे 1 पे जैसे आपका जो पहला ड्रामा था उस दिन, और आप एक जैसे प्यारी, क्या है ये आप कैसे मेंटेन कर रहे हैं, ये बताएं। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया मज़िया, आपके चैनल का शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे इतना अच्छा आपने इंट्रो बोला, इतनी इज्जत दी, और इतना अच्छा जिसने भी बनाया, आपकी टीम ने बड़ा अच्छा ज़बरदस्त एक मेरे बारे में एक इंट्रो बनाया। ये मुख्तसर सामने बनाने की कोशिश। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके अल्फाजों में इतनी अच्छी जो इज़्ज़त अफजाई है उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और ज़ाहिर है वो आप जो कह रही हैं कि मेरी कोशिश होती है कि बस मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँ, और उसमें अपने काम में ज़रा जिद्दत लाता रहूँ, तो वो अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देते हैं। अच्छा, ये वाकई जैसे मैंने कहा भी, आई रियली मीन इट कि आप रुके नहीं कहीं पर, वरना हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट, हमारी बहुत सारी एक्ट्रेसेस समहाउ उसी एज में स्टक रह गई। जी। लेकिन आप नहीं रहे, आपने फिर वालिद का भी किरदार अदा किया, और आप कर रहे हैं बड़े आराम से। मैं आपको बताऊं कि मैं वालिद का जो किरदार है, ये एक अजीब सी स्टोरी है। मैं कुछ 7 साल पहले ही, कोविड से पहले ही मैं इस तरफ रुख मैंने इख्तियार कर लिया था। तो मुझे कई लोगों ने ना मेरे हल्का बाब में, जो मेरे कह लें कि मेरे जो आज भी हीरो के किरदार अदा कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको मज़ीद हीरो रखे, तो अपनी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मैंने तब भी ये एक टर्न ले लिया था कि नहीं, इससे पहले कि लोग कहें नहीं भाई ये अब बाप लगने लग पड़ा, तो मैंने 7 साल पहले ही अपने आप को इसमें ढाल लिया कि नहीं, बाप वाले रोल और कुछ कैरेक्टर्स में बड़े इंपॉर्टेंट है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बहुत से स्क्रिप्ट हैं जो मुझ पर बेस होते हैं, हालांकि मैं उसका हीरो नहीं हूँ, लेकिन वो बेस मुझ पर कर रहे होते हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक स्मार्ट मूव थी जो अल्लाह ताला ने मुझसे करवाई, और मैं उसमें कामयाब रहा, और आज आपके सामने काम कर रहे हैं। हाँ भाई, ये बात तो है, जो चीज़ करते थे छाप बिठाते थे। जो गाना था जानू सुन जरा, तो इसमें ये गाना ना सिंगर का रहा ना ये हीरोइन का रहा। मतलब रेशम में बहुत ही प्यारी है, लेकिन उसके बावजूद जो गाना रहा वो बाबर अली का ही रहा। जी, ऐसे ही। अच्छा, जो जिन बाबर अली को हम देखते हैं, जिन बाबर अली को हम एडमायर करते हैं, वो बाबर अली जिस मकाम तक पहुँचे, ये बाबर अली कैसे बने? देखिए, किसी भी चीज़ के पीछे तो अल्लाह ताला ने एक
सिलसिला बनाया हुआ है कि एक वक्त पर आकर आपको एक इज़्ज़त मिलनी है, वो मकाम मिलना है। तो हमारे यहाँ होता ये है कि बहुत हम जल्दबाज़ हैं, इंसान शॉर्टकट लगाने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ने तो वो आपको दिया होता है, वो इतने अरसे बाद जाके आपको इज़्ज़त मिलनी है। मैं निकला तो क्रिकेटर बनने था और मुझे शौक़ था एक्टिंग का, तो मुझे सिर्फ़ एक पुश चाहिए था। वो पुश मेरे माँ बाप के अलावा किसी का नहीं था, मेरे वालिदैन की दुआ थी मेरे साथ। तो पीटीवी के बाहर घंटों खड़ा होना और फिर मौका ना मिलना, एक्टर्स को देखना अंदर जा रहे हैं, बड़े बड़े नाम जितने भी टेलीविज़न के थे उस वक्त, तो दिल में ख्वाहिश होती थी काश मैं भी एक्टर बनूं, काश मैं भी। तो एक दफ़ा इसी तरह फिर मेरा अंदर जाना हुआ, मेरा सिलेक्शन हो गया। उन दिनों बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, मोहम्मद बिन कासिम का स्क्रिप्ट लिखा जा रहा था। तो आप यकीन कीजिए मदिया कि मेरा जो हुलिया था वो कुछ ऐसा था कि मेरे लंबे बाल थे, और अगर आप जितने कहूँ तो गलत नहीं होगा वो मेरा हुलिया। और फिर मैंने शेव नहीं की थी उस वक्त, तो मेरी दाढ़ी जैसी थी वैसी। जब मैं अंदर गया तो आप यकीन कीजिए, कासिम जलाली साहब मेरे उस्तादों में से, हैदर इमाम साहब, तो उन्होंने देख के पहली नज़र में मुझे कहा कि हमें मोहम्मद बिन कासिम मिल गया। अब वो कहें मिल तो गया, आप देखते हैं बोलता कैसे है। तो मुझे एक स्क्रिप्ट दे दिया गया और एक कमरे में भेज दिया गया कि आपने याद करना है और आप अंदर आ जाएं। तो मैं वो स्क्रिप्ट लिया, 15 मिनट थे मेरे। तो उन दिनों PTCL पे वो डायरेक्ट मोबाइल का दौर नहीं था, या होते थे तो बहुत महंगे थे, तो वो तो अभी मैं अफोर्डेबल नहीं था, मैं ले ही नहीं सकता था, अफोर्ड नहीं कर सकता। एंड दिस इज बैक इन 90s बिल्कुल। ये आप 90 की बात कर रहा हूँ मैं हाँ, आपको। बिल्कुल शुरू में। हाँ। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि मैं और वो, मैंने स्क्रिप्ट याद किया तो मैंने एक रिक्वेस्ट की, सर मैं कॉल करनी है। वहाँ पे कुछ साहब थे, मैं कहा आ जाएं। मैं घर फ़ोन किया तो मैंने भाई को बोला अम्मी से बात कराओ। तो अम्मी ने कहा, मैं कहा अम्मी जी, वो पंजाबी में कहा मैं वक्त आ गया, तुसी दुआ करो मेरे लिए। तो मुझे इतना याद है, मेरी माँ ने कहा जा तेरा काम हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं अंदर गया और अंदर मदिया पूरा रश था, काफ़ी सारे लोग बैठे थे, एक्टर्स थे। उन दोनों में फदीला काजी साहिबा बैठी हुई थी, वो भी उसी प्ले में थी, मिशी खान थी, और बहुत से हमारे काजी वाजिद साहब मरहूम, और असलम लाटे साहब। जी बिल्कुल, बड़े बड़े नाम अंदर बैठे हुए। तो मैंने शुरू किया उसको फ़िक्रे को। बस मुझे इतना पता है कि मैं आधे फ़िक्रे तक पहुंचा तो तकरीबन कुछ लोग खड़े थे और कासिम जलाली खड़े होकर क्लैप कर रहे थे। तो मेरे आंखों में से आंसू जा रहे थे और मुझे उन्होंने कहा जी हमें मोहम्मद बिन कासिम मिल गया। तो यूँ मेरा सिलेक्शन हो गया। तो एग्जाइटी नहीं थी बिकॉज नवे नकोर, ये मेरे ख्याल से बात है 92 की, 91-92 की बात होगी, 92 नहीं हुआ था। जी बिल्कुल। तो नवे नकोर से आपको कहीं नहीं हुआ कि मैं कैसे याद करूंगा इतना? और नहीं, मैं आपसे कहा ना कि मैंने जब भी कोई काम किया मैं बड़ी जुनून की हद तक करता हूँ, कोई भी काम हो। मतलब अगर मैंने गाड़ी भी अब्बा की धोनी थी तो मैं जुनून से धोता था। ऐसी गाड़ी सफाई करने वाला नहीं धो सकता जिस तरह मैं साफ करता था गाड़ी। तो मैं हर काम को पूरा जिसमें लग जाना, मैं उसको फिर अपने पूरी दयानतदारी से करता हूँ। तो मुझे 15 मिनट मिले थे, तो मेरे लिए तो 5 मिनट भी बहुत थे, लेकिन 15 मिनट तो बहुत। उसमें मेरी वालदा का कॉल भी है, नीचे जाके गुजर के, वो काफ़ी लंबा वो जगह थी जहाँ से मैं जाके फ़ोन किया, वापस भी आया और फिर अपना डायलॉग भी सुनाया, और वो एक ही गो में सुनाया, कोई मुझे रुका भी नहीं। मैं बस वो उन्होंने रोका कि बस कर दो, हो गया तुम्हारा सिलेक्शन, हो गया, भी माफ कर दो, मैं तुम मोहम्मद बिन कासिम। बचपन में आपको मतलब किसी ने कहा था? ऑफ कोर्स लोग कहते तो होंगे कि भाई तो बिल्कुल हीरो लगते हो, और फिर आपके दिमाग में बात रह गई हो। अच्छा नहीं, उस वक्त नहीं कहते थे, बचपन नहीं था, लेकिन ये भी लड़कपन था जब मैं 16.5-17 साल का था, 16-17 इसके बीच में था। तो मैं अक्सर ना मैं पैदल जाता था। अच्छा, दोबारा से जरा वो पिक्चर लगाएंगे, वो अगर आप टैंगल फिल्म देखेंगे तो टैंगल फिल्म में वो जो हीरो का किरदार है उसके बिल्कुल ऐसे फीचर्स के बाल ऐसे, ये पिक्चर देखें। हाँ एग्जैक्टली, वो डिज्नी प्रिंस नहीं होता, ये एग्जैक्टली वो। अच्छा, मेरी अभी तो रंगत थोड़ी, अब ये देखें ना जुल्फे उड़ रही हैं, तो मैं ना जहाँ से गुजरता था, आप यकीन कीजिए मैं बड़ाई सारी अल्लाह की है, तो मेरे पास बेल्ट होती थी, मैं जिम जाता था पैदल, तो मुझे लोग रास्ते में रुक के ऐसे ही कहते थे सर ऑटोग्राफ दे दें। मैं तब दूर दूर तक मेरा नहीं था, तो मुझे इन चीज़ों ने बड़ा मोटिवेट किया। मैंने कहा अभी तो मैं तो कहीं आया नहीं, मुझे ऑटोग्राफ क्यों ले रहे हैं? ये कई बार होता मेरे साथ। तो अल्लाह ताला की तरफ से कुछ ऊपर एक स्क्रिप्ट अल्लाह भी तो लिखा होता है ना अल्लाह का, तो मेरे नसीब में था कि मैंने बनना है। फिर वो जहाँ पैदल चल रहा था वहाँ फिर अल्लाह ने फिर कहीं और बिठा दिया, कोई और सफ़र शुरू कर दिया, और फिर वो अल्लाह ने फिर ब्रेक ही नहीं लगाई। ऐसा इज़्ज़त दी मेरे माँ बाप की दुआओं से, तो आज तक काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि फिर आपने अगर फिल्म्स की तो उसके बाद फिर आप दोबारा ड्रामे की तरफ भी आ पाए। जब
फिल्म में जब आपकी ओपनिंग, वो आपको फिल्म का ऑडिशन आपको याद है, उसमें ऑडिशन लिया गया मैं था? आपको एक बात बताऊं, मैं ये कुछ लोगों को नहीं पता, मैं आपके शो पे क्लियर कर दूं, मेरा स्टार्ट टेलीविजन से हुआ। बिल्कुल। इसमें और टेलीविजन के बाद मैंने टीवी छोड़ा नहीं। जब पूरी फिल्म इंडस्ट्री मेरे खिलाफ भी खड़ी होगी ना, खिलाफ से मुराद वो ये कहते थे कि वो किसी हद तक ठीक भी कहते थे कि हमने आप पे इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आप अब ड्रामा में आएंगे तो शाम में आप ड्रामा चलेंगे, जो कि अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि ये भी कितना ज़रूरी होता है कि आप शाम में भी नज़र आ रहे हैं और फिर शाम में आपको टिकट लेके लोग देखने भी जाएं। आप 8 बजे भी चल रहे हैं, आप 9 बजे भी चल रहे हैं। तो उस दौर में तो बड़ा पीटीवी बड़ा हाईलाइट होता था ना, तो पीटीवी पे ड्रामा चल रहा है, तो हमने आपका ड्रामा इधर देखना है और हमने तो इन्वेस्ट की हुई है इतने करोड़ों की और आपकी फिल्म आनी है। तो मुझे मना करते थे, तो लेकिन टेलीविजन मैंने छोड़ा नहीं। उसके बीच में ये अपना लंडा बाजार हो गया मेरा, और बड़े मैंने ड्रामे जो जिनको लाइब्रेरी में रखा गया। तो मैंने फिल्म के साथ साथ मैंने कहा जी मेरा चोली, और फिर खलील साहब उनसे मुनासिब ऐसे थे, खलील रहमान कंवर साहब, उन्होंने लिख दिया मेरे लिए कि ये करना ही बाबर अली ने। और वो स्क्रिप्ट बड़ा ऑड सा था जिसे कोई चैनल पहले लेता ही नहीं था। उन्होंने कहा था ये क्या बकवास सा ड्रामा है, इसको नहीं हमने चलाना लंडा बाजार। फिर सबकी ख्वाहिश रही, जब अल्लाह ने उसको इज्जत दी तो हर ड्रामे ने हर चैनल ने ऑफर किया कि हम पर, 3 चैनल पर चला भी। क्योंकि वो जो इस ड्रामे में जो लैंग्वेज, जो डायलॉग्स भी यूज हुए, वो पहले ना सुनने अब आप अगर आप याद हो, मैं उसको थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। तो मैं अंदरून शहर का बदमाश हूँ और मैं जोहरा पे मरता हूँ जो मेरी मंगेतर है, और मैं उसको कहता हूँ अक्सर आके आधी रात में 3 बजे आके नॉक करता हूँ, तो अपनी माँ को कहती है जो मेरी खाला है, इसे मना करा कर अम्मा कि आधी रात में आके मोहल्ले वाले क्या सोचते हैं। कहती है तुझ में हिम्मत है तो तू कह दे। वो दरवाज़ा खोलती है तो आधी रात में झुमके लेकर आया हूँ। कहती है ये क्या है? कहता है तेरे लिए झुमके लेकर आया हूँ। दिमाग ख़राब है, रात के 3 बजे झुमके पहनाएगा? कहता है पहन के दिखाओगी तो जाऊँगा। वो गुस्से में ऐसे ऐसे पहनती है, दरवाज़ा बंद करती है तो हाथ रख देता है दरवाजे में। कहती है अब क्या हुआ? बाली मेरा नाम था। कहता है एक बात तो तुझे क्या नहीं भूल गया, अनपढ़ है। कहती है बोल। कहता है गुड नाइट। अब ये इस तरह के जुमले थे याद, और गुड, और बाकी आपको याद भी, आप अली जफर भी थे उसमें। अभी एक जी अली जफर छोटे मेरे ख्याल से खलील रहमान कंवर भी इसमें थे जी, बाद में वो भी आ गए और बड़ा अच्छा हमारा कॉम्बिनेशन। फराह शाह थी जो फराह शाह, और कमाल उन्होंने फराह शाह ने काम किया। और फिर मैं उसकी हाईलाइट सुना दूं जिसमें मैं यूएस गया, मदिया, मैंने पहला घर तो अपनी भरपूर मेहनत से, दूसरा घर जो मेरा क्रेडिट जाता है अल्लाह की रहमत से, मैंने फिर घर बनाए। तो मेरा एक फ़िक्रा था इसमें, जो मैंने यूएस में मुख्तलिफ स्टेट्स में जाके शोज़ किए। तब बहुत शोज़ होते थे, ड्रामा एक्टर्स को बुलाया, अभी भी बुलाया जाता है। तो एक फ़िक्रा था कि मैं उसको बोल रहा हूँ जोरा को इसी में कि तुमने आज के बाद कॉलेज नहीं जाना। तो कहती है क्यों नहीं जाना? तो ये तकरार चल रही है तो मैं उसको डांट के बोलता हूँ। कहता है 16 तूने पढ़ी है, 4 मैंने, 20 से गुजारा हो जाएगा। अब इस तरह के जुमले थे। तो वो अल्लाह ने उसको इतनी इज्जत दी, लोग सिर्फ फ़िक्रे सुनते थे स्टेज पे, वो बाली बन जाओ और वो जोरा बने बस। ये वो वाकई बहुत ही अनयूजुअल किस्म के, और अनयूजुअल भी, और ऐसे जो आवाम को समझ आ जाए ना, और लोग उससे जो रेजोनेट करने लग जाए, तो इस तरह के उसमें जुमले भी थे। मुझे ये बताएं कि जब आप बाहर जाते थे तो आप क्या फील करते थे कि पाकिस्तानी उस वक्त के जो पीटीवी के जो एक्टर्स है, जो सही मज़े की फेम थी, वो तो उन लोगों ने एंजॉय की। मुझे लगता है कि आजकल के फिल्म स्टार्स भी जो आजकल के, उन्होंने भी वो फेम एंजॉय नहीं की जिन्होंने की हुई है। तो एज अ पीटीवी का एक्टर आपको ज़्यादा लोग पसंद करते थे या फिर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का जो हीरो हुआ? मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ मैं क्लियर करता जाऊँ। जाहिर है आप पाकिस्तान के स्टार हैं तो इज़्ज़त आपकी उतनी ही है। आप फिल्म एक्टर हैं या आप टेलीविज़न एक्टर हैं। अभी थोड़ा आके ना कुछ जो ऐप्स आई हैं या कुछ चीज़ों मॉडर्न जो आ गई है ना, ये जो टेक्निक आ गई है, या सोशल मीडिया पे वो प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपकी, शायद मेरे इतने फॉलोअर्स नहीं है क्योंकि मैं इतना कुछ चीज़ों पर नहीं हूँ। मैं इंस्टा पे भी इस तरह नहीं जाता, तो मेरे बच्चे कभी मेरी पोस्ट कर दें, कुछ लगा दें। कोविड के टाइम में हमने देखा था, जी एग्जैक्टली ऐसे ही वही वो मेरे बच्चे लगा देते हैं। मैं ज़्यादातर अगर लगाता भी हूँ तो मैं अपने वालिद साहब के साथ। अब मेयार ये हो गया कि वहाँ पर जिसकी ज़्यादा तादाद है या वो मिलियंस में है तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। बेशक उनको अल्लाह ने इज़्ज़त दी और जिसको अल्लाह इज़्ज़त दे उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए, लेकिन जो फॉर्मेट है आपका फिल्म का और टेलीविज़न का, इसमें है तो एक ही, जैसे आंख कैमरे की, जैसे ये आंख मुझे देख रही है कैमरे की, लेकिन फ़र्क ये है कि वो बड़ी स्क्रीन पर आपने आना है तो आपने वो मैनरिज्म लेकर आना है। आपने छोटी स्क्रीन पे आना है तो आपने लगना है कि आपने वो एक शाम की वो स्टोरी जो हर घर की है उसको पेंट करना है। फिल्म इज़ लार्जर देन लाइफ, तो थोड़ा लाउड होता है। हाँ। हुआ ये कि हमारे बच्चे इस वक्त बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। मैं तकरीबन सबका अब्बा बन रहा हूँ। हाँ, ये सभी के सुन ले, अब इसको डाइजेस्ट तो करना। मैं
कईयों का तो मुझे सही लगता है, पर कहीं लगता है कि यहाँ मैं अब्बा नहीं हूँ सही। वो नाराज ही ना हो जाए। नहीं, मैं इन्होंने भी अब्बा हुआ तो वहाँ आके थोड़ा सा मुझे, लेकिन इवन देन मैं एंजॉय करता हूँ, मैं अपने रोल को एंजॉय, मैं इसको कोशिश करता हूँ मैं दयानतदारी से करूँ। आपको मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि वो जो आप 7 बजे भी चलेंगे, 8 बजे भी चलेंगे, 9 बजे भी चलेंगे, उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि रात में 9 या 10 बजे फिल्म जो चल रही है वो लोग जो आपको टीवी पे देख रहे हैं वो जाके देखेंगे। तो ये प्रॉब्लम हो रहा है सिर्फ। तो अगर आपने फिल्म की तरफ जाना है तो आपको वो गैप चाहिए। उस गैप को आप फिल करने के लिए आप फिर वो उसको आप अवॉइड करें और आप जाके सिनेमा पर लोगों को वो लुत्फ दें, आपको लोग देखने आए टिकट खरीद के आपको देखें। तो मुझे लगता है कि यहाँ समझने में थोड़ा सा लैग कर रहे हैं हम। अगर हम इसको फिल कर दें तो शायद हमारी फिल्म इंडस्ट्री दोबारा से खड़ी भी हो रही है। फिल्में अच्छी भी आ रही हैं, कोशिश कर रहे हैं, वेरी टैलेंटेड लोग हैं जो डायरेक्ट कर रहे हैं, वो भी बहुत पढ़े लिखे बच्चे हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर हम इसको देख लेना सेंसिबली कास्ट करें। वो जो पढ़े लिखे बच्चे भी ना, वो भी 3 साल में एक अगर 5-5 सालों में एक फिल्म दे रहे तो आप देखें ना, फिर वो ऐसे नहीं, वो तो देनी पड़ेंगी, बैक टू बैक फिल्म आनी चाहिए, तभी चीजें चलेंगी। अच्छा मुझे बताइए, जो 16-17 साल का जो लड़का था जिसको एकदम आया और वो हिट हो गया, और फिर उसके बाद जो उसको फीमेल फैंस की जब अटेंशन मिलना शुरू हुई तो तब आपको कितना अच्छा लगता था? आपको मैं अब क्या बोलूं अपने मियां नहीं बोल वाले, हम सब इस बात पे यकीन रखते हैं। आज भी वही आलम है और अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई अल्लाह का ख़ास करम रहा। खैर वो फीमेल्स तो फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा, लेकिन वो जो आपकी जो लाइफ पार्टनर होती है ना, जो आपकी रियल आपकी क्वीन होती है, वो तो मुझे अल्लाह ने जो मैंने जिसको चाहा मुझे दिया अल्लाह ने। तो अब वो आने के बाद भी जो वो तो हंसती हैं, कभी हम इकट्ठे भी हो ना तो जो जिस तरह फीमेल आती हैं, मैं उनको बुरा नहीं कहता, या मैं उनकी फीलिंग्स होती है बाज़ औक़ात वो अपने इजहार अपने तरीके से करती हैं आके। भाई उनके लिए तो आप हीरो है ना, वो तो अब वो कई तो बच्चों की माँ अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ भी है, आप यकीन कीजिए। तो कई पंजाबी में शुरू हो जाती है, कई उर्दू में शुरू हो जाती है। तो अपनी वो जो क्रश कह लें या जो भी था उस दौर में, वो आके मेरे बच्चे भी साथ बैठे होते हैं तो सारे वो यूँ देख रहे होते हैं। अच्छा मैं कहा हाँ देख लो बेटा। अच्छा आप तो सबके क्रश थे, आपका क्रश कौन था? मेरा जो क्रश था वो घर पे है अपने। नहीं लेकिन ये जो आप आए थे शुरू टीनेज में, जो आप टीनेज में आपका क्रश कौन था, जैसे 16-17 साल की उम्र में? अच्छा मेरा क्रश तो नहीं कह ले, लेकिन ये है कि मुझे काम में लोग बड़े पसंद रहे हैं। अब मैं किसी एक खातून का नाम ले लूँ तो मुनासिब नहीं होगा कि सबकी अपनी फैमिलियाँ हैं, सब अपने अपने घरों में खुश हैं। तो आजकल तो आपको पता है एक छोटी सी, तो मैं अल्लाह सबको खुश रखे, तो मुझे सभी पसंद रहे हैं। और मैं बहुत, अब मरीना साहिबा मुझे बहुत पसंद है। मुझे मैं अभी आपने उनका वो चलाया भी है तेरी मेरी कहानियाँ में, तो उन्होंने डायरेक्ट किया है मेरी वाली स्टोरी को, पसूड़ी को। तो मैंने मरीना साहिबा से कहा भी कि कुछ वो तन्हाइयाँ हमने देखा था और अनकही ये ड्रामे वो जिसमें वो काम कर रही थी, तो वो लोग हैं जिन्हें हम बैठ के देखते थे, आज वो मुझे डायरेक्ट कर रही हैं। तो ये हौसला भी होना चाहिए कि आप किसी की तारीफ भी कर सकें। आप सिर्फ बाबर अली हैं और आपका नाम है तो आप सामने वाले की नहीं, कभी हम भी आपके फैन थे, हैं और रहेंगे। भाई इसमें मतलब कहने में क्या, और मतलब झिझक किस चीज़ की, शर्माना किस चीज़ की? हमारे यहाँ होता है मदिया, हम लोग ले आते हैं थोड़ा सा। ये बात तो बिल्कुल सही। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी जी, आप लोग में जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। After the break and good morning to all of you once again। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की नहायती वजी हीरो, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री हो या पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री हो, बाबर अली हमारे साथ मौजूद हैं। हम तो इनके फ़ैन हैं ही भाई। और अगर मैं अब ये कहूँ कि बचपन से आपको देखते हुए आ रहे हो तो आप इस बात का बुरा तो नहीं मनाएंगे कि हीरो बुरा मान जाते हैं? कतन नहीं, अगर मैं मानता तो मैं इतनी बच्चों का बाप ना बनता। हाँ, ये शो से पहले भी हम ऐसी बात करें तो उन्होंने कहा फलाना तो मेरे बच्चों जैसे, तो हमने कहा बस कर दें, वैसे बाबर साहब ज्यादा ही हो गए। आप नाम ना ले, अरे नहीं नाम नहीं लेती मैं, लेकिन हर एक कोई बच्चा बना लिया। अच्छा हम तो उनसे मुतासर हैं, जो उनके फैंस हैं, जो आम आवाम हैं, उनके पास हम आपको लिए चलते हैं, उनके कुछ सवालात हैं, जरा हम देखते हैं लोग क्या सवाल पूछें बाबर से। बाबर अली, आपने कभी किसी हीरोइन के साथ काम किया और फिर बाद में ये सोचा हो कि आइंदा इस हीरोइन के साथ काम नहीं करूंगा? आजकल ऐसे सवाल आ रहे, इसका जवाब भी देना है? जी इसका जवाब देना इसका? हाँ हिंट दे सकते हैं अगर आप नाम ना लेना चाहें। हाँ नहीं, नाम तो कतन नहीं भाई, नाम नहीं। हाँ ऐसा हुआ है और उस पर फिर अमल भी किया मैंने, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसे आप ये कोई हमने घर तो लेके जाना नहीं हीरोइन को,
तो स्क्रीन पर ही रखना है। अच्छा, ये एक हीरोइन थी या कोई 2 ऐसी हीरोइन थी या 3 ऐसी हीरोइन थी? वैसे तो एक तवील लिस्ट है, दिल नहीं किया, लेकिन मजबूरन में काम करना पड़ता है। कुछ मुझे लगता है ऑप्शंस भी बड़ी कम थी। ऑप्शंस भी कम थी, और फिर ऐसा नहीं है कि सबके मिजाज अपने अपने होते हैं, लेकिन हर जगह आपकी मर्जी नहीं चलती, और मर्जी चले भी तो मैं समझता हूँ वो चलानी नहीं चाहिए। मैं खुद को पीछे कर लेता था, कोई बात नहीं आप उन्हें कास्ट कर लें। मेरे साथ तो ऐसा हुआ, मैंने फिर मजबूरन करना भी पड़ा। मैं किसी को कट करवाऊं या वो ना हो, ये चीज़ मुझे इस बेहतर है मैं स्टेप आउट कर दूं, लेकिन मजबूरन मैंने किया काम, वो करना पड़ता है आपको। कुछ है। हाँ। अच्छा जी, दूसरा सवाल। बाबर अली, अगर आपने कभी फिल्म बनाई तो आपको क्या लगता है कि आप लीड कास्ट में किसको शामिल करेंगे? अच्छा, मैं अगर फिल्म बनाई ना तो मुझे बहुत पसंद है फिरोज़ खान। मैं उसको लूँगा, मैं वहाज को लूँ, तो मेरा दिल करता है मैं इसमें। और हमारी जो फीमेल्स काम करी उसमें मुझे सज्जल बहुत पसंद है। क्या खूबसूरत और क्या अच्छा, मैंने सज्जल के साथ हमने काम भी किया, आप लोगों ने उसका क्लिप भी चलाया कुछ अनके। हाँ, इकरा बहुत अच्छा काम करती हैं, ब्रिलियंट एक्ट्रेस। तो मेरा है कुछ इस तरह का इरादा, अगर कभी करूँ तो मैं इन बच्चों के साथ काम करूँ। इन बच्चों के साथ काम कर रहे बच्चे ही है ना, तो और क्या बोले, मेरे हम उम्र उनसे काम। अच्छा जी, नेक्स्ट दिखाइए। बाबर अली से मेरा सवाल है कि बाबर अली ने आज तक जितनी भी फिल्मों में काम किया, बेशुमार हीरोइंस के साथ काम किया है, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या कभी किसी हीरोइन से शादी करने का सोचा? हाँ, जैसे जॉन रेमो साहब ने तो वो तो ले गए ना घर। अच्छा, वो हमारे भाई रेम्बो ने सोचा है, वो तो वो ले गए। ले गए। मुझे काम के अलावा फुर्सत नहीं थी कि मैं क्या सोचता। तो जिनके साथ सोचा वो अभी मुझे देख रही है घर बैठे मेरे बच्चों के साथ, तो उन्हीं के साथ सोचा, बाकी नहीं सोचा। अच्छा, वैसे आपके अम्मा अब्बा को, क्योंकि यू वर वेरी यंग जब आप आए थे, तो अम्मा अब्बा को ये डर नहीं होता था कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी बड़ी आपकी सोच है, अम्मा तो सारा कुछ सामान पैक पुक करके मेरे पास आ गई थी। ओहो, आपकी सोच है। बस सेट पे मैं कहता था मैं खुदा वास्ता सेट पे ना आ जाना, और बस छोड़ दे, बड़ी चेकिंग हुई है। अम्मी को होता होगा ना कि हाय मेरा ना सोना मुंडा कि पागल हम बेवकूफ ना बना दे। आप यकीन करें, माँ सख्त रही है, बीवी मेरी उतनी नरम है। माँ मेरी थी, मेरी नूह कोई ऐसा नहीं, कुछ खबरदार। हर सख्ती के बाद आसानी, हर मुश्किल के नहीं, आसानी है। मैं कह रहा हूँ बीवी जो मेरी, वो इतनी शक्की नहीं है मेरी, वो है ही नहीं, बल्कि मेरी जो वाइफ है वो बहुत अंडरस्टैंड करती है मेरे फील्ड को, इसलिए तो इतना काम कर रहा हूँ। वरना तो आपकी ज़िंदगी मुझे नहीं लगता कि इतना बैलेंस हो सकती है, आप इतने आज़ादी से काम कर सकते हैं। पीस ऑफ माइंड के साथ आप काम ही नहीं सकते ना। एक फ़ोन आता है तो आप हिल जाते हैं, आपके एक्सप्रेशन ही कुछ और हो जाए। तो कॉमेडी अगर कर रहे हो फिर आप कहाँ होगी, फिर तो आप सैड वाला ही दे सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। बाबर अली, मेरा आपसे ये सवाल है कि वो लोग जो आजकल फिल्मी हीरो के किरदार में आ रहे हैं, क्या वो वाकई में फिल्मी हीरो लगते हैं? नहीं लगते हैं, क्यों नहीं लगते हैं? वो माशाल्लाह इस काबिल हैं तो लोग उन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और मतलब ये बड़ी बात होती है कि आप इतने करोड़ों में से अगर आपको कोई इन्वेस्ट कर रहा है, आपको हीरो ले रहा है, तो जाहिर है। हाँ, ये अलग बात है कि अब जो मेकर्स हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि आप अपने हीरो को किस तरह लेकर आएँ और किस तरह प्रेजेंट करें स्क्रीन के ऊपर। अदरवाइज तो दे डिजर्व ना कि वो अगर आ रहे हैं। लेकिन आपको लग रहा है जो पहले जो हमारे हीरोज होते थे, जैसे जिस एरा में आपने काम किया तो देवर एक्सक्लूसिव, ठीक है। मतलब अगर आप ड्रामा भी करें तो आप हर ड्रामा नहीं करें, तो आप चुनिंदा प्रोजेक्ट्स में काम करें जो कि एक मैसिव हिट होते थे। लेकिन आपको नहीं लगता कि अब लोग भी कह रहे थे भाई कि अगर मैं इसको देख ही लेता हूँ अपने घर में 7 बजे के 8 बजे के ड्रामा में, मैं इसको देखने के लिए पैसे खर्च करके फिल्म ये बात है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब मैंने आपको कहा कि ये जो बच्चे हैं, ये जो जितने भी काम करें यंगस्टर्स हैं, इनको थोड़ा सोचना पड़ेगा। हमने आप टैलेंटेड हैं, आप गुड लुकिंग हैं, आप में वो सारा पोटेंशियल है जो लोग देखना चाहते हैं। But that's not enough, हाँ, अब मैं इसके साथ साथ आपने स्मार्टली मूव क्या लेनी है, मैं ये समझता हूँ कि ये अबव ऑल है कि आपने वो किस तरह मूव करनी है कि अपने आप को सेव करके वो जो ऑडियंस है उसको सिनेमा हॉल तक लेकर आना है। उसके लिए आपको थोड़ी सेक्रीफाइस, कुर्बानी देनी पड़ेगी। शायद वो आपकी टेलीविजन की हो, अगर आप बड़ी स्क्रीन पे आना चाहते हैं। अदरवाइज तो आपके टैलेंट पे कोई शक नहीं है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज इट। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। बाबर अली, जिन लोगों को वालिद का किरदार करना चाहिए वो लोग हीरो के रोल में आ रहे हैं, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बस आपने कह तो दिया, मैं क्या कहूँ मैं क्या कहूँ भाई, आपने अपने इस सवाल में जवाब तो दे दिया। ऐसा नहीं है, मैं अब क्या कहूँ, हर इंसान की अपनी मर्जी होती है मलिया। मैं शायद अपने आप को इस तरह देखता हूँ। अब मैं कई कुछ 2-3 प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जिसमें मैं लीड भी कर रहा हूँ, मैं हीरो भी हूँ, लेकिन फॉर द सेम साइड मतलब मेरी उसमें औलाद भी दिखाई गई है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई एक आध रोल तो होगा जो मैं इस एज तक मैंने शादी नहीं की और मुझे मेरी ख्वाबों की मलका मिल गई। अब वो ख्वाबों की मलका
कोई 20 साल की या 15 साल या 16 साल की तो नहीं हो सकती। तो ये चीज़ें थोड़ी वो स्क्रीन पर वो जंप ना आए, उसको मद्देनज़र रख के मैं ज़रा काम करता हूँ। बट मुझे एक बात बताएं, जब आपने पहला जब ऐसा किरदार किया था, क्योंकि एक हीरो होता ना कि हीरो नेवर डाइज और हीरो इज़ अ हीरो, हम देख रहे हैं कि हमारे पुराने हीरोज़ जो हैं, हम बॉलीवुड में भी देख लें, मतलब वो आज भी जो गोविंदा है वो यही एक्सपेक्ट करें कि उनको हीरो वाला रोल ही मिले, बल्कि वो कब से आ रहे हैं। हाँ जी। तो ये जो पहला आपने ऐसा रोल किया था जिसमें आपको एज अ फादर का किरदार अदा करना पड़ा था, वॉज इट आपके लिए वो थोड़ा सा मुश्किल था? मैं पहला ही हीरो किसका बना हूँ पता है आपको? ये जो मैंने आके चेंज मारा है, मैं बुशरा आपा का हस्बैंड बना हूँ, बुशरा अंसारी साहबा का। इकबाल साहब जो उनके हस्बैंड हैं, उन्होंने डायरेक्ट किया था, ज़ेबाइश नाम था। और उस स्क्रिप्ट की खूबसूरती ये थी, जहाँ मैं उनका हस्बैंड हूँ वहाँ सेम उनकी जो बहन की बेटी हैं ज़ारा नूर अब्बास, उनका भी शौहर हूँ। सो आप देखें ना, वो राइटर भी खुद थी बुशरा आपा, उन्होंने कितना अच्छा लिखा कि उन्होंने एज को भी डिफाइन किया, उसमें डायलॉग भी बोले कि मैं इस उम्र में बड़ी हूँ, मजबूरन हमारी शादी भी होती है, क्योंकि वो जवानी में उन पे मरता है, और वो जब वो उनको मैसर होती है तब वो उनको डाइवोर्स हो चुकी होती है, और फिर स्क्रिप्ट ऐसा था। एंड देन वो उस लड़की की तरफ भी माइल होता है जो उसकी सेम एज ग्रुप की होती है, जो कि वज़ारा भी नहीं है सेम एज ग्रुप की, लेकिन वो मैनेज किया उन्होंने उस स्क्रिप्ट में। वो मेरा पहला स्टेप था। फिर उसके बाद तो फिर लाइनें लग गई, लोगों ने कहा नहीं इससे कैरेक्टर कराते हैं, तो फिर मेरा आगाज़ वो था। लेकिन आपको अपने दोस्तों ने नहीं समझाया, घर वालों ने, कि भाई आपकी सोच है कि क्यों? दोस्त तो मैं इधर किसी को मानता नहीं हूँ। दोस्त वही होता है जो मुखलिस हो आपके साथ। शो बिजनेस में मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ। सबसे मेरी अच्छी सलाम दुआ है। दोस्त बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है दोस्त में, तो उसके लिए मैं बड़ा संभल के चलता हूँ। हाँ, मुझे रोका बहुत मेरे, अब हर हाथ में लाने वाला दोस्त नहीं होता, लेकिन मेरे मिलने वाले मेरे सारे कुलीग हैं, मैं उनसे दिन रात काम करता हूँ, दे लाइक फैमिली। और उन्होंने मुझे कईयों के फ़ोन आए, अबे क्या वाइट दाढ़ी, अबे नहीं, अब यूँ, भाई ये नहीं, और अंजना कर, अपने अपने अंदाज में सब बोलते रहे। मैं कह जी अच्छा सबकी सुनता रहा और करता चला गया। आज तकरीबन उनमें से कई कर रहे हैं। मुझे बताएं, वैसे वो कौन से लोग हैं जो बाबर अली के दोस्त नहीं हो सकते? ऐसी क्या चीज़ है जो कि आपको बाबर नहीं, अली के दोस्त मैं नहीं समझता कि देखिए मेरे लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होकर आई, या मैं ही दुनिया में रह गया हूँ कि मेरे लिए दोस्ती करने के लिए फ़लाने मेयार पे पैमाने पे पूरा उतरना चाहिए। ये आपके और मेरे अपने पैमाने हैं, जो मैं और आप उसको हम खुद मेजर करते हैं कि नहीं ये मेरी लिमिटेशंस है, यहाँ तक है। तो मेरा मदिया साहिबा ये होता है कि मैं अगर सेट पे हूँ, जैसे ही पैकअप की आवाज़ आए तो मेरा ताल्लुक़ ख़त्म। उसके बाद ना मुझे उनका पता है ना उनको मेरा पता है, ना मुझे उनके घर का पता है ना उनको मेरे घर का पता है, मैं सीधा अपने घर। तो पैकअप के बाद मैं पैकअप तक मैं उस सेट पर हूँ, मेरा काम है, मेरे लिए सब कुछ है। इज़ इट मे बी कि आपने इंडस्ट्री में इतना काम कर लिया कि अब आपको इंडस्ट्री का बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया? हाँ, पहले दिन से ऐसा। ना मैं किसी अवार्ड में गया हूँ, ना मैं किसी फंक्शन में जाता हूँ, ना मैं किसी तकरीब में जाता हूँ। हाँ, वो घर वालों की तकरीब में तो जाना पड़ता है ना वहाँ, तो वरना मुझे घर से ही निकाल दें। वो बाकी तकरीबों का मुझे नहीं पता। मैं अवार्ड शोज के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अभी और जो सवाल आते हैं सिलसिला रुका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जी? अस्सलाम वालेकुम बाबर अली, मेरा आपसे ये सवाल है कि कभी किसी आर्टिस्ट ने आपको धोखा दिया है? वालेकुम अस्सलाम। मैंने किसी का बैंक अकाउंट तो लिया नहीं है, मैं किसी प्रॉपर्टी में मुझे क्यों धोखा देगा? नहीं, ऐसा नहीं हुआ कभी। सारे काबिल एहतराम है। और धोखा आप कोई आपको देता नहीं, आप धोखा अपने साथ खुद करते हैं। तो आपको पता होता है धोखा होना है तो आप करें ना। तो मेरे आर्टिस्ट ऐसे नहीं हैं जो मेरे कुलीग हैं, सारे अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। बाबर अली, आपको किस अदाकारा के साथ काम करके सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है? आपके पास ऑप्शन है रीमा, रेशम या मीरा। अल्लाह, क्यूटनेस चेक करें, ऑप्शन भी खुद दे दिए हैं। ऑप्शन कितने? इन्होंने तीनों ही बहुत अच्छी हैं, तीनों अपनी अपनी जगह, तीनों को बहुत अच्छा काम किया है। रीमा के साथ मेरी बहुत फिल्में हैं, कमाल की उन्होंने एक्ट किया है। और रेशम के लिए मैं क्या कहूँ, वो जब डायलॉग बोलती हैं तो बहुत अच्छा बोलती हैं, और ड्रामा बहुत अच्छा बोलती हैं। मीरा अनप्रेडिक्टेबल हैं, आपको पता ही है, लेकिन मीरा को लोग पता नहीं किस तरह जो भी उनके ऊपर तनकीद करे जो भी, लेकिन मीरा जब स्क्रीन पर आती हैं अपने रोल के साथ इंसाफ करती हैं। हाँ, स्क्रीन भी सज जाती है, वो सज जाती हैं और बड़ा अच्छा। मेरे तीनों के साथ ही सारे ब्लॉकबस्टर्स हैं, तो मेरी नज़र में तो तीनों के साथ मैंने बहुत भाई कोई एक का नाम, किसी एक का नाम नहीं बता रहे आप? नहीं, नाम ज्यादती हो जाएगी। तीनों ही मेरी नज़र में बराबर हैं। यहाँ मैंने कोई ऑस्कर तो लेना नहीं। और ये वैसे तीनों अपने टाइम की, मतलब अगर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में देखा जाए उस टाइम पे तीनों बेस्ट अदाकार थी। बट आई एम श्योर कि आपने उस टाइम में ना बहुत सारे अदाकारों की जो आपस में जो जंग जो समहाउ अभी तक चली आ रही है वो आपने देखी होगी। मैं अपने काम में बिजी रहा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन।
बाबर अली, आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा किस बात पे आता है? अच्छा, मैं गुस्सा थोड़ा कम ही करता हूँ क्या, मैं गुस्सा तो मैं पी जाता हूँ। अब इन्होंने पता नहीं शो बिज़नेस के लिए कहा है या नॉर्मल लाइफ में कहा है। बस ये कि ज़रा चीज़ें जब आप किसी से कमिट करो ना, स्पेशली वो पूरी ना हो तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूँ। गुस्सा फिर भी नहीं करता, मुझे तकलीफ़ होती है, फिर ऐसे लोगों से मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ फिर नेक्स्ट टाइम। अच्छा, आजकल तो हम देख रहे हैं कि हमारी बहुत सारी जो ऐसी स्टेटमेंट्स है सोशल मीडिया पे वो वायरल हो रही है जो कि आपने बहुत गुस्से में या बहुत ज़्यादा साफ कोई पे की हुई है, तो आपको लगता है कि अवॉइड करना चाहिए? जैसे आपके और हमारे सोशल मीडिया पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें, एक हमारे बहुत ही प्यारे जो आपको बड़े प्यारे, मुझे बड़े प्यारे हैं, तो उनकी मैं तो उनको शुक्र है मुझे सुन भी लेते हैं, मैं उनको डांट भी देती हूँ कि आप इस तरह की स्टेटमेंट्स मत दिया करें। बट आपको नहीं लगता कि आजकल के दौर में जो आप सोच रहे हैं उसको कह देना शुड बी अवॉइडेड? मैं अगेन कहूँगा कि ये जो इख्तियार है ना अल्लाह ताला ने मुझे और आपको दिया हुआ है, और मैं समझता हूँ कि ये इख्तियार हमने ख़ुद डिसाइड करना है। मैं यहाँ बैठ के कोई मुनसिफ या जज बन जाऊँ कि फ़लाँ ने इसके बारे में यूँ क्यों कहा, उसने इसके बारे में यूँ क्यों, ये मुनासिब नहीं होगा। और हमें कहने से पहले या सुनने से हमें अल्लाह ताला ने तो ज़हन दिया है, अकल, दिल दिया है, तो हम बोलने से पहले खुद अपना फैसला कर चुके होते हैं कि हमने ये बोल देना है। उसके बाद उसको फेस हमने खुद ही करना है। हाँ, तो हम मैं और आप बैठ के मैं और आप यहाँ बैठ के जितना मर्जी डिस्कस करें, हम उसका हिस्सा तो बन जाएंगे, तो उसका फ़ायदा कुछ नहीं होगा, बजाय कि हम भी उस तनकीद में आ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को काबिल एहतराम बनाया है। इंसान, क्योंकि कुरान खुद कहता है कि वाजिबुल तकरीम है, इज़्ज़त के काबिल है। तो अब किसी के आपस में क्या इख्तलाफात हैं, मैं और आप बैठ के ये तय नहीं कर सकते। सही। और दूसरी बात मुझे बताएं कि आजकल के दौर में जो कैंसिल कल्चर इतना ज़्यादा आ गया, तो कितना ज़रूरी है, और सोशल मीडिया इज़ देयर, हर चीज़ जो है वो बहुत सारे लोगों को मतलब इन रहने के लिए, रेलिवेंट लेने के लिए अपने घर की भी चीज़ें लोगों के सामने रखनी भी चाहिए पड़ती हैं, तो कितना फूंक के कदम रखना चाहिए कि आपकी चीज़ पकड़ी ना जाए? आप मैं देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब जहाँ हमने मैं ये रख देता हूँ, जहाँ हमने खाने को बना कर ना उसकी एक पिक्चर डाल देते हैं मदिया साहिबा के आज मेरे घर में ये पका है, उसकी भी पिक्चर डाल दी फलां जगह। हालांकि मना है कई जगहों पर कि आपके पड़ोसी को नहीं पता चलना चाहिए, हो सकता है कि वहाँ कोई प्रॉब्लम हो, तो उसके तो छिलके भी आम के मना किए कि बाहर ना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई जगह पे मिसालें मिलती हैं कि थोड़ा सा ना म्याना रवि चीज़ें। तो हमें बहुत सी चीज़ें सोशल मीडिया पर डालने से पहले सोचना चाहिए, फ़लाँ चीज़ किसी को हर्ट ना कर जाए। लेकिन अब हो क्या रहा है कि हर चीज़ आप क्लिक करते हैं और उधर डाल देते हैं, आप क्लिक करते हैं और उधर आप लगा देते हैं। लगाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मेक श्योर कर लें कि कुछ ऐसी चीज़ें जिससे हो सकता है आपकी दिल आज़ारी हो जाए, मेरी हो जाए। अगर हम थोड़ा इसको चेक एंड बैलेंस कर लें तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगा। मैं इसीलिए कम हूँ। मैं सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं अपनी कोई चीज़ लगाता ही नहीं। मैंने आपको कहा ना, या मेरी बेटी के पास है पासपोर्ट, या मेरा बहुत दिल करे मैं अब्बा जी को, अदरवाइज मैं हर जगह तो आ रहा हूँ, मुख्तलिफ चैनल पे आ रहा हूँ, ऊपर से मैं फिर अपने आप को लगा दूँ। अच्छा, उनके अब्बा जी की वीडियोस देखते हैं, स्पेसिफिकली आपने अपने अब्बा जी की वीडियोस ज़्यादा तब लगाना शुरू की जब ज़रा कोविड था। जी। तो वो अक्सर बोर हो रहे थे, बिकॉज अब मे बी आप शायद उस टाइम में आपकी मदर सेम तो शहर कोई में अगर थे। कहे ना बोर हो रहा है, तो उस वक्त तो बोरियत तो मेरी बेगम ने ऐसी निकाली, मुझे वो काम करवाए घर के, वो चीज़। अरे ऐसे मैंने कहा ना, मैं हर काम में 100% करता हूँ। तो उस वक्त तो अब्बा जी के साथ अलग काम थे, बच्चों के अलग काम थे, क्योंकि आप बिल्कुल ही अंदर बंद थे ना, तो कुछ करने को नहीं था। तो घर के अंदर ही हमें पता चला इतना कुछ है करने को। तो मेरे हिस्से में सफाई आ गई। ओहो। और आपकी सोच है वो तो मैंने ऐसी सफाइयाँ, ऐसी वो जो हमारे माशाल्लाह बड़े देख सुन रहे होंगे, बड़े अरसे से हमारे साथ हैं माशाल्लाह, अकील साहब सुन रहे होंगे। तो मैं क्या पाइंदर इधर आओ, कभी तुसी सफाई नहीं की थी चीज़ चुक के? तो वो चीज़ चुकी तो पता चला कि ये तो यहाँ पे गंद था। तो ऐसी सफाइयाँ हुई हैं। तो वो कोविड में तो पता चल गया ना क्या है। हाँ, लेकिन मुझे एक चीज़ नहीं आई, वो खाना पकाना नहीं आता। अच्छा, वो कोविड में भी मेरी बेगम ने कोशिश की कि मैं सीख लूँ। नहीं, वो मेरे चाय की हद तक तो ठीक है। अच्छा, आप अक्सर जो है ना बहुत सारे शोज़ में अपनी बेगम से मोहब्बत का इजहार भी जो करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं, और आप कहते हैं जो मेरी असल हीरोइन है वो मेरे घर पे है, और अभी भी आज के शो में भी बोला है जो क्रश है वो मेरा घर पे। ये क्रश आपको मिला कहाँ पे था? ये एक क्लिनिक पे मिला जहाँ मैं गया हुआ था। लोग क्लिनिक पे इलाज कराने के लिए जाते हैं, वो दादा का इलाज कराने आई थी, मैं अपनी सिस्टर को लेकर गया था। अच्छा। तो वो मेरी बहन अंदर जा रही थी, ये बाहर निकल रही थी। उसके बाद ये जब निकल गई तो मैंने बहन को फ़ौरन बुला लिया, उसने कहा मैं कहा तुम सीधा आ जाओ बस।
बस फिर पीछा किया, घर देखा एक ही बार पीछा हुआ। उसके बाद फिर 3 साल हम जाते रहे मुख्तलिफ टाइम पर। मेरे नंबर कैसे एक्सचेंज हुआ? मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि घर देख लिया तो नंबर तो फिर अब डिटेल ना पूछे ना, नंबर तो निकल ही आते हैं। फिर वो ऊंची आवाज में म्यूजिक लगा के घर के बाहर से नहीं गुजरते? नहीं, वो वाला काम नहीं किया। वो नहीं। 3 साल मेरी बहन, मेरे वालिद साहब 2 बार गए, मेरी बहन बेतहाशा दफ़ा उनसे मिलने गई, तो ना ही होता रहा। मेरे ससुर अब दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उनको अपने जवारे रहमत में जगह दे। तो वो ज़रा सख्त मिजाज थे, नहीं फिल्मी आदमी है। अच्छा जी, मैं केड़ा मतलब मैं को बंदे मारे ने, वो तो फिल्में ही मारे हैं, मैंने कौन सा रियल में बने। तो वो 3 साल लग गए। फिर मैं बैक टू बैक बिजी था, मुल्क से बाहर चला जाता था, तो बात फिर कटाई में पड़ जाती। जहाँ वो मानते तो मैं टूर आ गया मेरा बाहर। तो वो 3 साल बाद लटकी। फिर चौथे साल फिर अपनी दुल्हन को ले आया मैं। क्या बात है। तो जरा यानी कि जरा फड्डे तो नहीं हुए? नहीं, फड्डा तब भी नहीं हुआ। मतलब वो कहते थे नहीं हमें नहीं करनी। अच्छा भाई, इतना हम तंबीन बातें को इतनी बड़ी। वैसे आपको होता था, मैं अक्सर जो हमारे एक्टर्स हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि भाई जब भी रिश्ते वाली बात जब भी उनकी भी शुरू होती थी ना, वो कहते थे अच्छा भी चलो वैसे तो एक्टिंग करते लेकिन काम क्या करते हो? तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, वो काम मेरा बताने के लिए मेरी बहन इतना बड़ा टॉपिक कि वो 5-6 फिल्में उसमें सिमट जाए। मतलब इतना बड़ा स्क्रिप्ट बोले, आगे से मेरे ससुर का एक ही जो है ये हूँ हो जाए भाई। अब अगला तो बोले ना फिक्र कुछ भी नहीं, 3-4 हूँ और उसके बाद ना। 1.5 घंटे में 3-4 हूँ और उसके बाद ना होती थी। आपको डर तो नहीं था कि कहीं 3 सालों में कहीं आपकी बेगम का नहीं, और ना रिश्ता कर दें? नहीं, ऐसा नहीं था कि भाई ये तो देखो हीरो तो पीछे पड़ गया, मैं कहीं और शादी कर दूं। मुझसे उम्र में छोटी हैं, मुझे पता था कि अभी 3-4 साल और भी इंतजार हो जाएगा, कोई बात नहीं, एज मेरी ज्यादा है। तो वो अल्लाह का शुक्र है, वो नसीब में थी, अल्लाह ने करम किया, मुझे मिल गई। अच्छा, आप लोगों ने माशाल्लाह जब फिल्म्स किए तो दुनिया भर में जाके आप लोगों ने शूट किए, तो अपनी फिल्म्स की वजह से आपने कितना ट्रैवल किया है? ऑनेस्टली उससे पहले मैंने ट्रैवल किया ही नहीं था। मुल्क से बाहर मैं कभी गया ही नहीं था, बल्कि ज़्यादा ज़्यादा मरी तक गया था कराची से। मैं कराची का मेरा ब्रॉटअप है सारा। तो फिल्म इंडस्ट्री की वजह से ही मैंने पूरी दुनिया देखी अल्हम्दुलिल्लाह। आई वेंट एवरीवेयर। जिस जगह का भी नाम लें आप, मैं वहाँ गया हूँ। और चूँकि जिस वक्त मैं आया था उस वक्त फिल्म ही बाहर मदिया बन रही थी, तो मोस्टली मेरा ऐसा भी हुआ कि मैं टर्की में गया तो पीछे 4 प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्म लेकर वहाँ आ गए कि बाबर अली यहाँ पर हैं। मेरे मैनेजर के साथ डेट्स हो गई थी, तो वहीं आके उन्होंने भी अपने गाने, अपनी कुछ सीन्स, कुछ वाइंड अप्स के सीन्स तो वहाँ किए। तो उस दौर में फिल्में कभी इंग्लैंड है, कभी मॉस्को बन रही है, कभी मुख्तलिफ एवरीवेयर, अमेरिका, तो हर जगह। तो मैं शुरू के जो 6-7 साल थे मुल्क से बाहर ही था। मुझे नहीं पता मेरा घर कब बना, कैसे बना। मैं तो घर की तस्वीरें, उस वक्त कोई दौर नहीं था ना व्हाट्सएप का, चीज़ें नहीं थी। तो मैं जब आता था देखता था, अच्छा अब ये हो गया, अच्छा अब ये हो गया, फर्नीचर अभी ये होता था। बीच बीच में 2-3 दिन के लिए आता था, फिर मेरी फ़्लाइट। अच्छा, कभी आप गरूर आए कि इतनी कम उम्र में आपको इतनी शोहरत मिली? तो कभी नहीं, कभी आज तक मैंने, देखिए अगेन ये आपके सारा फतूर यहाँ पर है। ये आपका शो ख़त्म होगा तो मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मेरा कैमरा कट होगा, मैं एक नॉर्मल, उस वक्त मेरा एक किरदार है जो मैं करता हूँ। मैंने कभी अपने ऊपर खौल नहीं चढ़ने दिया। मैं बीच में 1-1.5 साल के लिए काम भी मैं छोड़ के मैं अमेरिका चला गया था। तो मैं अपने आप, रीज़न ये था कि मैं 1.5 साल तो मैं अमेरिका में रहा। फिर मेरे वाले साहब की आवाज़ें आए, मेरे बच्चे मुझे नज़र ना आए। आपको एक मुद्दत तक वहाँ रहना पड़ता है, फिर आपको एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी। तो मैंने कहा भाड़ में जाए, अपना मुल्क है, यहाँ मेरी इज़्ज़त थी, मेरा नाम था, मेरे माँ बाप हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं वापस आ गया। तो वो आपको अल्लाह ताला आपकी हैसियत, आपकी औकात अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता कि आपकी उसकी नज़र में क्या अहमियत है। और वही इंसान बेहतर है जो अपने आप में रहे, जो अपनी हद जो है ना उसको तजावुज़ ना करे। अच्छा, हमारे तो ये ना कि हमारे, क्योंकि ऑफ कोर्स आप लोगों ने इतनी फेम देखी होती है और उसके बाद अगर कोई ऐसा रफ पैच आ जाए, जैसे मैं एक बार आपका इंटरव्यू भी देखी थी और हमने देखा भी था कि दरमियान में आपके रोल कम हो गए, तो उसकी रीज़न ये थी कि आपका एक्सीडेंट हो गया था। जी। तो आपकी टांगें टूट गई थी? जी, मैं अभी भी वो टांग ऊपर करके बैठा हूँ। बाज़ वक़्त मुझे तकलीफ़ होती है और मेरी ये हड्डियाँ टूट गई थी टांग की। तो ये एक्सीडेंट कैसे हुआ था? ज़ाहिर है, देखिए ज़िंदगी हादसात से भरी हुई है। तो हमारा तो जो फिल्म इंडस्ट्री का काम है हॉलीवुड की तरह नहीं होता, जहाँ पे सेफ्टी मेजरमेंट सारे लिए जाते हैं। हमारा तो बस हो गया तो, और कई लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं इसमें। तो एक ऐसा ही, मैं गडानी में जहाँ शिप ब्रेकिंग होती है, आपके जो बड़े बड़े शिप आते हैं उनको काटा जाता है, तो उसकी टॉप फ्लोर पर मेरा और था, तकरीबन कोई 110 फीट ऊपर था। शूट कर रहे थे? जी, हम शूट कर रहे थे। तो वो मेरा और एक्शन सीन था। तो एक्शन सीन करते 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 एक ऐसा वक्त आया जो क्रेन टूट गई। जब वो क्रेन टूटी तो वो जो 2.5 से 3 मिनट लगते हैं नीचे आने में, मुझे नहीं लगता कि वो, आई थिंक 2 या 3 सेकंड में मैं नीचे गिरा था।
वो इतना फास्ट नीचे आया था, जो 3 मिनट लगते हैं नीचे आने, 110 फीट से आप नीचे आ रहे हैं, वो स्लो क्रेन आती है नीचे। तो वो उसके बाद तो मेरा वो तो गिर गया, लेकिन मैं, कई लोग मेरी सोच से भी नीचे गिरे उस गिरने के बाद, वो तो गिर गया मैं, लेकिन उनकी भी अपनी मजबूरियाँ होंगी मदिया। वो उनकी नज़र में मैं लंगड़ा घोड़ा बन गया, मैं इस काबिल नहीं रहा, मैं वो हीरो नहीं रहा जो कल तक जानू सुंदरा था जो आप दिखा रही हैं, आंखों का तारा था, वो फिर ज़रा डिफरेंट हो गया। वो फिर ये मैं चल भी नहीं पाता था सही तरह, तो मैं, एक बंदा सही चलते चलते आके लंगड़ा रहा है, कहाँ वो फाइट करेगा, कहाँ वो हीरोइन के साथ गाने पिक्चराइज करेगा, कहाँ वो उस तरह नज़र आएगा जो पहले था। मैं वीक बहुत हो गया था, बिल्कुल बहुत वीक हो गया था मैं। तो वो जो 6 महीने मैंने गुजारे, उसमें भी मेरे वालिदैन ने, अल्लाह का बड़ा करम रहा, उनकी बड़ी सपोर्ट रही, माँ बाप साथ होना, उनकी दुआएं साथ हों। मैंने उसमें फिर विलन भी किया, और जिनका आप जिक्र कर रही हैं ना, अभी खलील रहमान साहब का हुआ, उसमें उन्होंने लिखा, और सैयद नूर साहब की फिल्म मेहंदी वलियत उनकी थी, और इनकी थी घर कब आओगे, जिस दोनों में मैं विलन था। अब आप ये सोचिए कि आपने 100+ फिल्में कर दी हों हीरो की, कल तक आप उन हीरोइन के साथ हीरो आ रहे हैं, आज उनके सामने विलन बन के करना है, आपने वो परफॉर्म करना है और खड़े हुए उनके सामने। वो जो रात थी ना, वो मुझ पे मुश्किल थी। अब मैं एक अंदर बहुत, मैं यंग था, मैं इतना एज भी नहीं थी मेरी, वो रात मेरे लिए मुश्किल थी। फिर वालिदैन से बात हुई। आप कहेंगी बार बार ये जिक्र करते हैं, मेरा जिक्र ही उनका, मैंने जी की वजह से, हाँ। बिल्कुल, मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा हौसला कर पुत्र, कोई ऐसी गल नहीं। वो रात मैंने जाके गुजारी, सुबह जब डायलॉग बोला, उसके बाद मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर मैंने, मदिया, मैं आपको यकीन करें कि मैंने शायद वो चार्ज किया विलन में जो शायद हीरो नहीं कर रहे थे। मैंने वो चार्ज किया, और ये हकीकत है, सच है, मेरा अल्लाह जानता है कि मैं ज़रूरत था कि विलन होगा तो फिल्म बनेगी, वरना फिल्म मेरे हिसाब से डेट्स ली जाती थी, चाहे वो हीरो हीरोइन हो, उनकी डेट्स हैं, इसमें आपने आना है। जो काम भी करे टका के किया, हीरो भी बने टका के, विलन भी बने टका के। मुझे ब्रेक लेनी है यहाँ पे टका के, क्योंकि काफ़ी देर से मेरे कान में आवाज़ आ रही, ब्रेक ले लो, ब्रेक ले लो, ब्रेक ले लो। तो छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे बाबर अली, और जो कि फिल्म्स के भी हीरोज़ हैं, ड्रामास के भी हीरो हैं, और जो भी किरदार करे, चाहे वो प्रोटैगनिस्ट किरदार ना हो, यानी कि विलन का किरदार भी अदा करे हो, तब भी हीरो है। और वो कहते हैं ना, हीरो का अपना पर्सोना होता है, वो जो लेकर आता है, जब वो चल के आ रहा था तो आपको पता है कि हीरो है। अच्छा, हमारे हीरो की एक बात बड़ी ज़बरदस्त है, वो ये कि क्योंकि एट ए टाइम ये लोग इतनी फिल्म्स कर रहे थे, तो इनकी याददाश्त बड़ी अच्छी। भाई, जो चीज़ एक दफ़ा देखते हैं वो उनको याद हो जाती है। फिर इनके बारे में मशहूर है कि ये डबिंग और रिकॉर्ड है, ये कि अभी पिछले दिनों जो उनकी एक फिल्म आई थी, उसमें तेरी मेरी कहानी, उसमें मतलब प्रोड्यूसर वगैरह सब हैरान परेशान थे कि भाई ये 21 मिनट थे, 31 मिनट थे, तकरीबन आधा घंटा, आधे घंटे में आपने तमाम तर डबिंग करके। जी, एक्चुअली हुआ ये है कि जो मैंने फिल्म्स वो द पीरियड की हुई हैं, कोई 150 से ऊपर फिल्म है, तो वो शुरू में मुझे 1-2 जो स्टार्ट की मूवी थी, जो जिसमें अब जानू सुंदरा है, ये फिल्में, वहाँ थोड़ा सा मुझे समझने में टाइम लगा। मैं बहुत डिटेलिंग आदमी हूँ, डिटेल में मैंने देखा अच्छा यूँ होती है डबिंग। तीसरी फिल्म से मेरी फिर स्पीड शुरू हो गई। मरहूम सुल्तान राही साहब, इस मुल्क का बहुत बड़ा नाम, उनका रिकॉर्ड होता था। उसके बाद मेरे हिस्से में ये आई चीज़, जो मुझे जो हमारे डबिंग करते थे हमारे बहुत से सीनियर्स, वो कहते थे भाई ये आ गया है तो बस एक काम करो, अपना टाइमिंग अगला बना लो, क्योंकि ये इतनी देर में कर जाएगा। जहाँ लोग 3-3 शिफ्ट 4-4 शिफ्ट में करते थे, यानी एक शिफ्ट 8-8 घंटे की शिफ्ट होती थी, 6 घंटे की, 7 घंटे की, तो मैं कुछ 1.25 घंटे में फ़िल्म की डबिंग करके निकल जाता था। 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट। तो हुआ यही कि नदीम बेग साहब ने कहीं से आना था, तो मैं पहुंच गया अपने मुकर्रर टाइम पर। हमेशा की तरह मेरी आदत है, यहाँ पे भी मैंने कहा भाई हमने तो नहीं हीरो को देखा टाइम पर आते हुए, आप तो शो से आधे घंटे पहले आके बैठे। नहीं, मेरी आदत है, मैं हर जगह टाइम पर ही। मेरे जो बेगम साहिबा हैं, उनको मैं जब किसी शादी पे जाना होता है, तो मैं जो भी सैलून जाना है, तो मैं सैलून से 1-2 घंटा पहले ही भेज देता हूँ। मैंने कहा ये क्या कर, मैं क्या चली जाओ, क्योंकि मैंने टाइम उनको, वो पहले, अब तो कहना भी नहीं पड़ता, वो चली जाती हैं, क्योंकि मैं सबसे पहला वो बंदा होता हूँ अपने बीवी बच्चों समेत उस महफिल में बैठा होता हूँ। वो इतने आप पंक्चुअल हैं। हाँ, तो सारे मुझे देख रहे होते हैं कि अभी तो कोई आया नहीं, ये कहाँ से आ गया। तो मेरी इस हद तक की आदत है।
तो फिल्म में ये भी आदत ऐसा अब्बा ही जी वाले से आई है आपको घर ये में? मेरे अम्मा वालिद बस- से, जी मेरे वालिद से। अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब की भी शुरू से ही आदत थी हर जगह ना सुबह भी फौजियों की तरह तैयार होके शेव शूव करके बैठ जाना, आज भी वैसे ही है। तो वो आदत वहाँ से पड़ी हुई है। तो आज भी आप जब हम मुलाकात हुई तो मैं जी। टाइम पर पहुंचा हुआ था। हाँ, मैंने कहा भाई ये तो नहीं है, ये तो कोई बात ना हुई, आप टाइम पे कैसे आ गए। अच्छा मुझे बताएं कि फिर अगर कभी आप जब शूट कर रहे होते हैं और आप बिकॉज यू आर ऑन टाइम और हमने भी ये देख लिया और आपके बारे में सुना ही है, कोई अगर अगला लेट आए तो फिर आप आराम से बैठ के नहीं, wait मेरा कर कोई लेते हैं? ताल्लुक नहीं है। नहीं, मैं कभी देखिए आप कह लें मेरी डोमेन नहीं है वो, ये मैं उसमें बोलता नहीं हूँ। कोई कितने बजे आ रहा है, हाँ मेरा एक टाइम है कि मैं रात 9 बजे के बाद काम नहीं करता है, सबको पता है। तो मैं टाइम पे आता हूँ, 11 बजे हम सेट पे होते हैं, जो अभी जो काम हो रहा है, और 9 बजे तक हम एनफ 11 टाइम बजे है। पहुंच जाते हैं, वरना वो लोग तो मैंने सुना है जो हीरोज हैं और जो बड़े स्टार्स होते हैं वो तो 2 बजे के बाद जाना शुरू करते नहीं ऐसा, हाँ कोई मुझे वैसे अगर आपके टीम अगर आपको देख रही है कि इनका काम ही 2-2:30 बजे या 3 बजे ऐसा भी होता है, और वो उस हिसाब से मुझे बुला लेते हैं। हैं। आप जब फिल्म्स कर रहे थे तब भी इतने पंक्चुअल? जी तब तो इससे भी ज़्यादा था, आज भी वही रूटीन है। होता ही है ना कि जब आप लेट होते हैं तो एक बंदा इन्वॉल्व नहीं होता, पूरा क्रू होता है उसमें, सारे लोग होते हैं, सबकी रोजी रोटी है सबकी दिहाड़ी लगी होती और है। दिहाड़ी भी लगी, और कईयों के वो पंजाबी में क्या कहते हैं चूल्हे जल रहे होते हैं, तो उसको बंद नहीं होना चाहिए। आप टाइम पे पहुंचे, मज़ा लें, आपको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, ये तो वो जगह है जहाँ पे आपको इज़्ज़त, शोहरत, पैसा सब कुछ मिल रहा है, तो क्यों हम। अच्छा आप बड़े माशा से बाज़ौक़ भी हैं और आपको अच्छे शेर सुनने और अच्छे शेर कहने का भी, मतलब क्योंकि किसी की पोइट्री हो तो आप कहने का शौक भी है, तो ज़रा आप मौका महल भी आज आप मेरे शो में आए हैं और ये ना ज़रा प्रोमो के लिए लाइन कटवा देना कि बाबर अली ने हमारे शो में कुछ शेर ऐसा बोला था, ठीक है? अरे नहीं, हाँ नहीं, तो कोई ऐसा हो जाए प्लीज़। अच्छा जी, चलें एक आपकी नज़र करते हैं। मुबारक सिद्दीकी साहब ने बड़ा एक अच्छा मुझे कहीं चलते हुए मिला, तो मैंने कहा आज आपके शो पे वो बोलते हैं, और बड़ी बड़ी गहरी बात है जिसको आप अभी प्रेजेंट में और माजी में उसको जोड़ सकते हैं। याद है रुस्तम और सोहराब हुआ करते थे, इश्क और जंग के आदाब हुआ करते थे। याद है लोग कनात की कबा ओढ़े हुए जर्द मौसम में भी शादाब हुआ करते थे। याद है खस्ता मकानों में फरिश्तों जैसे लोग वो गौहरे नायाब हुआ करते थे। याद है तर्ज़ तखातुब में बुज़ुर्गों के लिए किबला और काबा के अलकाब हुआ करते थे। काश दुनिया में मोहब्बत के सिवा कुछ भी ना हो। याद है आँख में क्या ख्वाब हुआ करते थे, वो तो साहिल की तरह आप मिले थे, वरना मेरी किस्मत में तो गर्दाब हुआ करते थे। क्या कहते हैं? सो गए मिट्टी के लिबादे ओढ़ के वो भी, हाय हाय। जो कभी हुस्न के महताब हुआ करते थे। फातिहा पढ़ के मुबारक मैं बहुत रोया आज, आह क्या फूल से अहबाब हुआ करते थे। हाय क्या ब्यूटीफुल, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा लिखने में तो होता है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना, उसको अदा कैसे करना है, वो तो खैर एक्चुअली आप ये हम चूँकि देखिए मदिया साहिबा, हम जो काम कर रहे होते हैं हम तकरीबन फैमिली में कम और इन कैमरों और अपनी इस फैमिली के साथ ज़्यादा होते हैं, और आप के सामने मुख्तलिफ स्क्रिप्ट आते हैं, मुख्तलिफ राइटर्स के, कभी किस अंदाज में बोलना पड़ता है, तो वो ज़ाहिर है आपकी जो ट्रेनिंग होती है, आपका जो तरीक़ाकार होता है, वो आप उससे अब भी ना सीखें तो फिर कब सीखें। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हमारे साथ बाबर अली मौजूद है और हमने बड़े मज़े की इनसे बातें की हैं, इनकी याददाश्त भी हमने चेक करने की कोशिश की और हम ढूंढ के लेकर आए कि कुछ बड़े मज़े के सीन। मुझे ये बताएं, हमने आपकी इंस्टाग्राम पे और आपकी टिकटॉक पे आपके बच्चों के साथ आपकी वीडियोस भी देखी, बड़ा मज़ा आता है वो देख के, क्योंकि बड़ा अच्छा कंटेंट वहाँ पे आपके बच्चे क्रिएट करे हुए, ये वही करते हैं। तो आप अपने बच्चों में अपनी कितनी झलक देखते हैं? सारी झलक ही वही है, मेरा आईना है मेरे बच्चे, और हर माँ बाप को खुशी होती है कि आपकी वो चीज़ें जो आपकी पॉजिटिव हैं, आपकी ज़िंदगी की अच्छे चीज़ें आपके बच्चे फॉलो करते हैं। बच्चे अभी तो बहुत ही उस एज में जहाँ के आके उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ को फेस करना है, लेकिन कोशिश तरबियत की होनी चाहिए वालिदैन की कि हमारे अपने बच्चों को ना एक बाउंड्रीज़ भी बता देना कि बेटा यहाँ तक है मेरी बर्दाश्त, और यहाँ तक है जिसमें आपने ज़िंदगी में वो
चीज़ें नहीं फेस करनी जिसमें शर्मिंदगी का बायस बने, आपके वालिदैन को शर्मिंदगी होनी। यानी कोई ऐसा चीज़ हो जाता है बच्चों से कि बच्चे एक हद तक शरारत करते हुए भी अच्छे लगते हैं। उस एज में अगर शरारत ना करे तो बच्चे भी बच्चे नहीं लग रहे होते। लेकिन एक फेस ऐसा आता है कि जहाँ पे आपके बच्चे थोड़ा मैच्योर बिहेव करें, हमें उसको भी हमें अपनी तरबियत का हिस्सा बना के बच्चों को ये चीज़ सिखानी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक कामयाब है उसमें। बाकी कोई चीज़ मुकम्मल तो होती नहीं मदिया साहब। आपके माशा से हमने बेटे को भी देखा है, उसकी भी आप जितनी माशाल्लाह से हाइट होगी, वो जी उसने भी एकदम से हाइट निकाली, मुझसे ऊपर हो गया माशाल्लाह। एकदम से उसने भी हाइट निकाली। और आपकी बेटी छोटी, वो भी इतनी प्यारी प्यारी वीडियोस बनाते हैं। अगर आपके बच्चे कल कल आपसे आपके कहेंगे कि हमने एक्टिंग करनी है तो आप तो आए कोई मसला नहीं है मदिया, तो आना। देखें आप, क्योंकि नजर आती है उनमें जीन्स अपने अब्बा की है, एक्टिंग। लेकिन देखिए मैं आपको बताऊं, हमने तो सिर्फ बताना है कि बेटा ये जो चीज़ है ना इस वक्त सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपकी जो तालीम है। अगर वो आपके पास है ना, आप यकीन करें मदिया साहबा, ये सब नेशन के लिए, पूरी हमारी यूथ के लिए, हमारे बच्चों के लिए कि ये तालीम हासिल करना बड़ा, मायूसी तो वैसे ही गुनाह है। तो आप तालीम हासिल करें, आप जिस फील्ड में भी जाना चाहते हैं आप जाएं। तो सेम बच्चों के साथ भी अगर वो जाना चाहते हैं तो ना माँ की तरफ से रिस्ट्रिक्शन है। हाँ, थोड़ा वो पढ़ाई में मामले में मुझसे कहीं ज़्यादा सख्त हैं, लेकिन मैं थोड़ा नरम हूँ। मैं तो सर्दी ज़्यादा हो तो छुट्टी भी करवा लेता था। अच्छा। तो वो तो बर्फ़ भी पड़ रही हो नहीं जाना है, वो वाली माँ है। तो उनका भी ये कहना है कि तालीम मुकम्मल करो, उसके बाद जो मर्जी करो। क्योंकि ज़्यादातर ना वो ऑफर्स आई हैं बच्चों को बीच में, मेरे ना ऑफर्स आई हैं बीच में, मेरी बेटी को भी बेटे को भी। तो बस मैंने तो इजाज़त दे दी। फिर मैंने देखा, चूँकि मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं होता, मैं काम में बिजी होता हूँ। नहीं, इनके एग्ज़ाम है, इनका फ़लाँ सेमेस्टर है या फ़लाँ चीज़ें। मैं कहा अच्छा ठीक है, ओके। इसका मतलब आपसे इजाज़त मिल जाएगी, आपकी इजाज़त बेगम से मिलेगी, इजाज़त लेकिन सोच तो वही है ना, तालीम मुकम्मल कर लेना। फिर ये जगह आपको पता है यहाँ के फुल टाइम देना पड़ता है, तालीम भी पूरा टाइम मांगती है। मुकम्मल कर लो, फिर जो मर्जी करो। अच्छा बाबर, आपके वालिद साहब ने जैसे आपकी तरबियत की है और फिर जब आपने अपने बच्चों की तरबियत की, तो आप उसमें कोई फ़र्क देखते हैं या आपने कोशिश की कि जैसे आपके फादर ने आपकी तरबियत? नहीं, बड़ा फ़र्क है जी। अब्बा जी तो गली में आते थे, हमारे सांस रुक जाते थे। तो अब तो मैं पास बैठा हूँ तो मेरे बच्चे तो फ्रैंक होते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो वो फ़र्क तो है। तो वो वाली तरबियत तो मैं नहीं कर सका, वो क्रेडिट मैं कभी ले भी नहीं सकता जो मेरे बाप ने की है। जो अपने हिसाब से जितना मैं कर सका, यानी हमारा, मैं अब्बा जी से जो दोस्ती हुई है ना मेरी, बाप बेटे वाला ताल्लुक मेरा रहा शादी से पहले का। जब शादी हो गई और थोड़ा वक्त और गुजरा, अब दोस्ती वाला ताल्लुक हो गया। जब आपके बच्चे हो गए? जब मेरे बच्चे हो गए। लेकिन मैं ये अपने बच्चों के साथ देखता हूँ तो वो जब पैदा हुए तो माशाल्लाह जब उन्होंने बोलना सीखा तभी दोस्त बन गए। हमें तो बड़ा टाइम लगा ना अब्बा जी तक पहुँचते फ्रैंक होने में। अल्लाह माफ़ करे। मैं अपनी फिल्में, मैं मदिया आपको बड़े मज़े की बात बताऊँ, मैं अपनी जो फिल्में रिलीज़ हुई हैं, मैंने एक भी अपने वालिद साहब के साथ बैठ के शर्म के मारे नहीं देखी। गाने भी तो आते हैं ना। तो अब्बा जी आपके साथ देख रही हैं? मैंने अम्मी के साथ देख ली, अब्बा के साथ तो मैं भाई नहीं मैं नहीं। तो एक दफ़ा मेरा एक ट्रिप हुआ, एक बड़े मज़े की बात, एक मेरा ट्रिप था। तो मैं अक्सर अपनी वालदा को, तो अब्बा जी ने कहा यार तू मैनू नहीं लैके जाता, हूँ मैं की कहा मैं लैके नहीं जाता। तो मैं ले गया इनको। अब जाहिर है वो प्रोड्यूसर ने तो एक कमरा देना होता है, मैं और अब्बा जी इकट्ठे। तो मैं अलग से अब्बा जी का कमरा कराया। मैं तो शर्म के मारे मैं अब्बा जी के साथ लेट भी नहीं सका कि भाई मैं अब मेरी और टाइम में आ रहा हूँ जा रहा हूँ। अब्बा जी कहें की तमाशा लाया, तो फिल्म का काम था, 3 दिन का टूर था इस्लामाबाद में। मैंने अब्बा जी का अलग से कमरा की गल है मैनू अलग करता। मैं कह रही अब्बा जी वो मीटिंग शीटिंग होनी ने, तुसी आप तंग आ जाएंगे। तो ये वो तो ये हमारा था। आज के बच्चे तो ज़रा थोड़ा फ्रैंक है ना ज़्यादा, तो हम 10 दफ़ा समझाएं तो एक बार अच्छा ये कह रहे हैं हाँ। और मोस्टली तो हम इन पे होते हैं, गैजेट्स पे होते हैं, पास बैठे भी हम दूर होते हैं। तो आज की ज़रा। अच्छा, अम्मी आपको वैसे जैसे हमारी अम्मियाँ करती हैं यूजुअली कि जब उनके हाथ से बात निकल जाए फिर वो कहती थी तुम्हारे बाप को बताऊंगी, तो आपकी अम्मी आपको ऐसे डराती थी? ऐसी धमकियाँ, ये तो देखिए वो हिट डायलॉग है जो हमारी इस कौम की हर माँ ने जो काबिल एहतराम है बोला है। जब औलाद अपने अपने हाथे से बाहर तजावुज़ किया, वो तजावुज़ करने के बाद बाप का एक जुमला आता था, प्यो नु आने दे दस्ती आने दे तुम्हारे बाप। हाँ, तो फिर वो यही तो एक ब्लैकमेलिंग होती थी ना। अब तो उल्टा हो रहा होता है। अब मैं बोल रहा होता हूँ मैं तुम्हारी माँ को बताऊंगा। अब नहीं ऐसा। अच्छा, अपने बच्चों के लिए आप क्या ज़रा दुआ करते हैं? देखिए, मैं इनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए हर बाप की तरह मैं भी वही दुआ करता हूँ, अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे, अच्छे घरानों में शादियाँ हों, तालीम हासिल करें, जो एक माँ बाप कर सकता है। एक सिंपल आदमी हूँ मैं, तो जितनी मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूँ कि इनके लिए अल्लाह ताला बेहतर असबाब पैदा करे। और पाकिस्तान के हालात को देख के और दुआएं करता हूँ। अच्छी बात यह है कि मेरे बच्चे पाकिस्तानी हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ मदिया साहिबा, इसलिए कि
मेरे बच्चों को अपॉर्चुनिटी है बाहर जाने की, लेकिन वो अपना मुल्क नहीं छोड़ते। ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है। वो कहते हैं नहीं हम पाकिस्तानी, हमारा मुल्क बहुत अच्छा है और इसमें कोई शक नहीं है ही अच्छा। तो आजमाइशें आती हैं, इंशाल्लाह निकल जाएंगी, अच्छे वक्त आएंगे और बेहतरी होंगी और ये बच्चे आगे जाके मुल्क को कहाँ से कहाँ लेके जाएंगे इंशाल्लाह। मुझे बताएं यूट्यूब चैनल के वाले से बताएं कि आपने सोचा अपना यूट्यूब चैनल? जी मैंने बनाया, एक दिन बनाया, बड़ा मैंने जोश से बनाया। अगले दिन मेरी बस तबीयत सेट हो गई, ये हमारा काम ही नहीं है। तो यूट्यूब बना के तो उसको चलाना बहुत मुश्किल काम है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, जो बच्चे इस वक्त यूट्यूब पे काम करें वो अच्छा कर रहे हैं और अल्लाह ताला उनको बेपनाह नवाज रहा है और अच्छा कंटेंट बनाएं, अच्छी चीज़ बनाएं तो क्यों नहीं। लेकिन यूट्यूब में ना आपको बहुत ओपन होना पड़ता है। तो मेरी नेचर, मेरी तबीयत ऐसी नहीं है कि मैं अपना बेडरूम भी दिखाऊं, मैं अपना ड्राइंग रूम भी दिखाऊं, मैं अपना घर भी दिखाऊं, किचन भी दिखाऊं, अपने बच्चे भी दिखाऊं। मतलब मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट जो दिखा रहे हैं मैं उनको बुरा नहीं कह रहा। मेरी तबीयत ऐसी नहीं है कि मैं अपनी हर ज़ात की चीज़ दिखाता फिरूँ। मैं तो बड़ा शाय आदमी हूँ, मैं स्क्रीन पे आता हूँ वहाँ तो मैं सही है, लेकिन मैं पर्सनल लाइफ में एक बहुत बोरिंग कह लें तो मैं इस तरह का आदमी हूँ कि मैं अब हर चीज़ एक्सपोज करूँ, हाथ में कैमरा। मैंने कहा ना एक दिन बनाया और उसमें भी जो बनाया वो बहुत ही टू बी पॉइंट है। तो उसके बाद मैंने कहा नहीं भाई ये मेरा काम नहीं है। तो मेरे बेटे ने कहा बनाए बाबा, मैंने कहा नहीं बेटा। लेकिन जो ये अपने वालिद साहब का जो आप जिससे उनकी वीडियोस बनाते हैं वो इतने मज़े की वीडियोस लगती हैं और तभी हम मतलब सबको लग रहा था वो अब्बा जी हैं। अब्बा जी अभी भी वॉक करते हैं और आप मैं सच कह रहा हूँ जो यंगस्टर लड़के हैं वो भी वॉक नहीं कर सकते जितना अब्बा जी वॉक करते हैं। ये बड़ी बात है। तो उनकी वॉक करते हुए ने कहीं बनाई, अब्बा जी बस कर दो। तो अब्बा जी को नहीं, अब अब्बा जी के फैंस जैसे मिलते हैं क्योंकि अब्बा जी इज ऑन सोशल मीडिया। मेरे इंस्टा पे जो मैसेज आते हैं ना, आप यकीन कीजिए वो मेरे लिए नहीं होते। अब्बा जी मेरे अब्बा जी हमारे अब्बा जी अब्बा जी दुआ देना, अब्बा जी कहना साढ़े लिए दुआ कर दो। मैं अब्बा जी फिर दस रहे होना। कभी बहुत कम टाइम मिलता है मैसेजेस, मैं तो जगहों पे जाता नहीं हूँ, लेकिन वो भरे पड़े हैं मेरे वाले साहब के लिए। तो उनको लिए बोले जी वो नज़र क्यों नहीं आ रहा है, ये क्यों नहीं आ रहे। तो बगैर वो अब्बू की परमिशन के मैं उनको नहीं लेकर आता ना। वो अच्छा फील करेंगे तो मैं उनको ले आऊँगा इंशाल्लाह। आपके बच्चों से आपके वालिद का कैसा? देखिए हर दादा के साथ जैसा होता है, बहुत प्यार, बहुत अब्बा जी का मुझसे ज़्यादा उनसे प्यार, मेरी वालदा का मुझसे उनसे, ये तो होता ही है, ये जो रियलिटी है। यानी कि जो आपसे जिन बातों पे सख्ती की होगी उनसे नहीं, वो तो टोटल चेंज है ना। उम्र के इस हिस्से में आके तो अब्बा जी बिल्कुल टोटल चेंज है। उनकी जो तरीक़ाकार है गुफ्तगू हमारे साथ तो माशाल्लाह कोई सेंसर नहीं होता था। यहाँ तो बड़ी सेंसर गुफ्तगू होती है ना। हमारे साथ तो जो मुँह में अब्बा जी महफिल हो नहीं देखना। बड़े सख्त मेरे वाले साहब रहे हैं, सख्त मिजाज, ज़मींदारी करते थे। लेकिन बच्चों के साथ तो उनका बिल्कुल ही, मैं कहना भाजी मेरे वेले क्यों ऐसी था मेरे टाइम में बड़ी सख्ती सी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जो एक दादा पोते का ताल्लुक होता है पोतियों का वही है माशाल्लाह, उसी तरह भाई। और अब्बा जी को हम कहना चाहते हैं कि अब्बा जी वी लव यू, क्योंकि अगर हम जब इनकी स्टोरीज देख रहे होते हैं इनके इंस्टाग्राम पे कोविड के टाइम में तो स्पेशली बड़ा उनकी बातें, उनकी शायरी, वो फिर गाने भी गाते थे। क्या बड़े सुरीले हैं अब्बा जी, बहुत ज़बरदस्त। तो अब्बा जी वी लव यू और थैंक यू सो मच कि आपने इतनी ज़बरदस्त प्रोडक्शन पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को दी। वी आर सो ग्लैड एंड वी फील सो ऑनर्ड कि आप हमारे शो में आए। और ये मैं बाकी बात झूठ नहीं बोल रही कि मैंने आज अपने इतने करियर में पहली दफ़ा किसी हीरो का, जिसको मैं कहती हूँ ना कि हाँ फिल्म इंडस्ट्री का हीरो और जो देखने में भी हीरो, इसको और भी हीरो वाला है, सो वो आप। थैंक यू सो बहुत मच, आपका बहुत शुक्रिया। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दुनिया भर में मुसल्लह फ़ौज और जो पुलिस है उसके माबैन ताल्लुक़ को बेहतर करने के लिए ICRC जो है ना वो मुसलसल जो है वो अपनी कोशिशें करे और ऐसा ही प्रोग्राम उन्होंने पाकिस्तान में भी मुतारफ़ कराया हुआ है और कब से वो इस हवाले से काम भी कर रहे हैं। तो इसी हवाले से बात करने के लिए प्रोग्राम मैनेजर के तौर पर खिदमत जो सर अंजाम दे रहे हैं असगर रहमान साहब, ये हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम असगर रहमान साहब, आपको बहुत शुक्रिया, वेलकम करना चाहूँगी अपने शो में। ये बताइए जो बैनुल-अक़वामी रेड क्रॉस कमेटी है जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में अपना काम कर रही है, क्या किरदार स्पेसिफिकली इस वक्त पाकिस्तान में अदा कर रही है अपना? वालेकुम सलाम मदिया, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने शो में इनवाइट किया
इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस मुख्तलिफ इसकी डिपार्टमेंट है जिस पे ये काम कर रही है, ख़ास तौर पर हेल्थ पे काम कर रही है। इसके अलावा मिलिट्री के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है, पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग पे हम काम कर रहे हैं। तो मेरा चूंकि काम है पुलिस डिपार्टमेंट को डील करना, पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग करना इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ के हवाले से, तो इस हवाले से हम पुलिस की कैपेसिटी बिल्ड करते हैं ताकि वो बैनुल-अक़वामी मयार की पुलिसिंग स्टैंडर्ड्स को जाने और उसको फर्दर इनकॉर्पोरेट करे और फील्ड में इसको रेप्लिकेट किया जा सके, ताकि अगर पुलिस की प्रैक्टिसेस बेहतर हों यूज़ ऑफ फोर्स के हवाले से, तो पब्लिक राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। सही। तो आपको क्या लगता है कि असगर साहब कि कितना रूम है यहाँ पे इम्प्रूवमेंट का, और कितनी ज़रूरत है यहाँ पर कि हमारी पुलिस के भी जो कैरेक्टर को और जो उनकी इमेज को इतना बेहतर किया जाए कि लोग इन पे बिला झिझक बगैर किसी खौफ के एतमाद कर सकें? देखिए जी, मुख्तलिफ एस्पेक्ट से अगर हम सोचिए, अगर मेरे प्रोग्राम के हवाले से आप बात कर रही है तो मैं अपना तज्ज़िया आपको पेश करूँगा। इस सिलसिले में ये कहना चाहूँगा कि पुलिस रिफॉर्म्स जो लाई जाती है या पुलिस का बिहेवियर चेंज किया जाता है, ये कोई इतना आसान काम भी नहीं है और कोई इतनी जल्दी हो भी नहीं सकता, लेकिन इसके लिए अप्रोचेस डिफरेंट। बिल्कुल सही बात। हाँ बिल्कुल। जैसे मेरा फोकस होता है पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग पे, तो मैं अगर अपनी असेसमेंट के मुताबिक आपको बताऊं कि हम चूंकि पुलिस रिफॉर्म पे बात करते हैं, लेकिन हमने कभी शायद इस पहलू पे गौर नहीं किया कि पुलिस की ट्रेनिंग नीड असेसमेंट कभी की जाए और ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट को देखी जाए, क्या वो मैच करती है फील्ड से। फॉर एग्जांपल अगर हम पुलिस की ट्रेनिंग के हवाले से देखें, जैसे पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग करता हूँ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ पे, क्या ये एप्लीकेबल है फील्ड में, और अगर एप्लीकेबल नहीं है तो क्या हमारी जो पुलिस रूल्स है, हमारी पुलिस एसओपीज भी है जो इन लॉ को अप्लाई करवा सके पुलिस के जरिए। अगर एक पुलिस ऑफिसर को कोई इख्तियारात दिए जाते हैं तो उनके लिए एसओपीज भी होनी चाहिए, और वो एसओपी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो, और इनको इनकॉर्पोरेट किया जाए पुलिस के सिलेबस में, इसकी प्रैक्टिस कराई जाए पुलिस की ट्रेनिंग कॉलेज में, और इसके लिए इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाए जिन पे पुलिस को ट्रेन किया जाए, तब पुलिसिंग बेहतर होगी। अदरवाइज अगर आप ये गैप बीच में छोड़ देंगे कि उनके प्रैक्टिसेस बेहतर नहीं बनाएंगे और सिर्फ हम कागजों में रिफॉर्म लाएंगे, तो मेरे ख्याल से उस हद तक उसका असर नहीं होगा। और आपने बड़ी अच्छी बात की असगर साहब के असेसमेंट बहुत है, और ये असेसमेंट तो मेरे ख्याल से इनकी साल में 2 दफ़ा होनी चाहिए ताकि आप देखें भी कि आप केपेबल भी हैं इस जॉब के लिए। मुझे बताएं, जो आप लोग आईसीआरसी की जानिब से जो इनकी तरबियती सेशंस जो करवा रहे हैं, उनके वाले से बताएं कि उनको किस किस्म के आप कोर्सेज करवा रहे हैं। मैं शॉर्ट से आपको बताना चाहूँगा, हम ज़्यादातर फोकस करते हैं पुलिस यूज़ ऑफ फोर्स के, पुलिस के गुड प्रैक्टिसेस पे। उसमें क्या होता है कि पुलिस कैसे अरेस्ट करे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक, सर्च एंड सीजर किस तरह करे, पब्लिक असेंबलीज को किस तरह डील किया जाए, इसके लिए हमारे डिफरेंट हम अप्रोच करते हैं, डिफरेंट तरीक़ों से करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, पुलिस की ट्रेनिंग करते हैं, उनको बताते हैं ये गुड प्रैक्टिस है। सेकेंड हमारा जो स्टेज होता है वो हमने कुछ रिसर्च वर्क किया होता है कि क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिनको हम डेवलप करके फर्दर एसओपीज पुलिस उसके लिए उसकी बेस पर डिज़ाइन कर सकती है। और थर्ड जो हमारा फेज होता है उसमें हम ये होता है कि हम मुख्तलिफ ट्रेनिंग कॉलेज में पुलिस के लॉ इंस्ट्रक्टर की TOT कंडक्ट कराते हैं ताकि वो उनकी ट्रेनिंग कैपेसिटी बेहतर हो, और जो SOPs या जो रिसर्च रिपोर्ट उनको दी जाती है उनको फर्दर वो इनकॉर्पोरेट कर सके, क्योंकि वो लॉ इंस्ट्रक्टर है। अगर वो आपको इसका आउटकम भी नजर आ रहा है इन ट्रेनिंग सेशन से, उनके रवैयों में तब्दीली भी आपको दिखाई दे रही है? अगर मैं अपनी ट्रेनिंग के हवाले से बात करूं तो जहाँ पे भी मैं ट्रेनिंग डिलीवर करता हूं, ट्रेनिंग से पहले हमारा एक इवेल्युएशन फॉर्म होता है जिसमें पुलिस का हम फीडबैक लेते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं और वो अपना फीडबैक देते हैं। ट्रेनिंग क्लोज करने के बाद लास्ट पे हम फीडबैक फॉर्म लेते हैं कि आपने इसमें क्या सीखा। तो दोनों को जब हम मैच करते हैं तो मुझे तो काफ़ी इंप्रूवमेंट नज़र आती है। इसके अलावा जहाँ पे भी पुलिस ट्रेनिंग हम कंडक्ट कराते हैं, पुलिस ऑफिसर से मैं मुसलसल राब्ते में रहता हूँ। अक्सर जगहों से मुझे काफ़ी कॉल्स रिसीव होती है कि वो अपने ट्रेनिंग सिलेबस पे, ट्रेनिंग कैरिकुलम में वो तब्दीली लाना चाह रहे हैं या ला चुके हैं, उन रूल्स और उन इंटरनेशनल लॉज को मद्देनजर रखते हुए जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने साइन किया है। क्योंकि कुछ पाकिस्तान के इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, लॉज हैं जो गवर्नमेंट ने साइन किए हैं और हमारी मिनिस्ट्री साइन की है और वो रेटिफाइड हो चुके हैं और वो लागू हैं हम पर, हमारी फोर्स पर, ताकि उनको फर्दर इम्प्लीमेंट करें। लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि जो गैप आ रहा है कि हमारी जो फील्ड पुलिस ऑफिसर है उनको गुड प्रैक्टिसेस बेहतर तो पता नहीं या उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं, उनको फिल करने की हमारी कोशिश होती है और काफ़ी हद तक हम इसमें इम्प्रूव कर चुके हैं।
काफ़ी पुलिस ट्रेनिंग कॉलेजेस की ट्रेनिंग करिकुलम में, ट्रेनिंग सिलेबस में हम तब्दीली ला चुके हैं और मज़ीद इंशाल्लाह। मेन चैलेंजेस ऐसे क्या होते हैं जो आपको दरपेश होते हैं इस तमाम तर प्रोग्राम को अच्छे तरीके से रन करने के लिए? मुख्तलिफ एरिया में मुख्तलिफ हैं, क्योंकि पुलिसिंग कल्चर पाकिस्तान में सेम नहीं है। अगर आप जीबी में जाएँ या आप पंजाब जाएँ या केपी जाएँ, इसी सिस्टम तकरीबन एक ही है, पुलिसिंग कल्चर डिफरेंट है, सिस्टम भी थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे पुलिस एक्ट कहीं पे नाफिजुल अमल है तो कहीं पे पुलिस ऑर्डर नाफिजुल अमल है। तो हमें जो मेन चैलेंज यही होता है कि पुलिस को जो हम ट्रेनिंग उसको प्रोवाइड करते हैं तो हमें हर जगह के लिए डिफरेंट अप्रोच रखनी पड़ती है, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग बनानी पड़ती है, क्योंकि एक जगह की ट्रेनिंग उस पुलिसिंग के लिए शायद वो कुछ हद तक बेहतर है, लेकिन दूसरे प्रोविंस की पुलिसिंग के लिए, पुलिस ऑफिसर के लिए वो ट्रेनिंग इतनी सूटेबल ना हो, तो थोड़ा सा हमें उसे चेंज करना पड़ता है। सेकंड जो हमारा जो इसमें चैलेंज ये आता है कि अगर हम मतलब आपको पता है कि इतनी हमारी मेंबर्स नहीं है जो पुलिस को ट्रेन करे, और पुलिस पाकिस्तान में पुलिस फोर्स तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा है। तो अगर हम तमाम को ट्रेन करना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम पुलिस के लॉ इंस्ट्रक्टर्स, ट्रेनर्स को ट्रेन करें और उनके सिलेबस को चेंज करें ताकि वो मजीद फर्दर इसको अपने ट्रेनिंग्स को ट्रेन कर सके। तो ये दो हमारे कुछ प्रॉब्लम आते हैं, बाकी तो बिल्कुल हमारी पुलिस के साथ बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन चल रही है पाकिस्तान में। असगर साहब, ये तो एक ऐसा प्रोजेक्ट है, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू आप लोग डायरेक्टली आवाम की खिदमत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, असगर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जनाब जो कि आपके साथ शेयर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हो रहे होते हैं आपकी ज़िंदगी में आसानी और तब्दीली आने के लिए।